मेरा नाम विशेष छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। आज हम जो पेपर करेंगे वो है आरपीएससी एग्ज़ाम 2018 जो बेसिकली जनवरी 20 में हुआ था। तो उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। इसकी स्पीड मैं बहुत तेज़ रखूँगा क्योंकि ये मैं एग्ज़ाम्स के दिनों में अपलोड कर रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊँगा। नॉर्मल से मेरी स्पीड तेज़ रहेगी, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में निम्नांकित पहलू शामिल हैं। एचआरएम, एचआरएम के अंदर श्रम अथवा मानव संसाधन पहलू देखा जाता है, हाँ। कल्याण पहलू, हाँ। औद्योगिक संबंध पहलू, हाँ। उपरोक्त सभी। देखिए ये सारे के सारे ही एस्पेक्ट्स एचआरएम में चेक किए जाते हैं। कस्टमर्स के साथ इंडस्ट्रियल रिलेशन, उनके वेलफेयर, इन सारी बातों पे बात होती है। डी इसका आंसर है। एसेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआरएम का एसेंस है लोगों को प्रबंधित करना, लोगों की भावनाओं को समझना, उनकी ज़रूरतों को समझना, उनका विकास करना और इसलिए लोगों को प्रबंधित करना। केवल उनको एक मशीन के पुर्जे की तरह ना समझ के, उनको इंसान की तरह समझ के, लेकिन अपने को अपने पर्पस भी सॉल्व करवाने हैं, पर मेनली इसमें व्यक्तियों का प्रबंध करना होता है। एचआरएम का मेन पर्पस मैनेजिंग ह्यूमन थिंग। नेक्स्ट, स्कोप ऑफ एचआरएम, एचआरएम में ट्रेनिंग डेवलपमेंट दिया जाता है, हाँ। ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट शामिल है, हाँ। पर्सनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाँ। बिल्कुल सर, ये सारे काम होते हैं। हम ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार करते हैं, रिक्रूट करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनके डेवलपमेंट पे काम करते हैं, उनके एग्जिट की व्यवस्था करते हैं, कॉम्पनसेशन, ये सब शामिल है एचआरएम, ठीक है। उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ। एमबीओ कौन लाया था? एमबीओ लाए थे पीटर एफ ड्रैकर। उनका कहना था कि सबसे पहले संस्था के गोल डिसाइड कर लेने चाहिए और फिर डिपार्टमेंटल गोल और फिर पर्सनल गोल सेट करने चाहिए, और गोल सेट करते समय मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ को साथ में काम करना चाहिए ताकि बाद में कोई अड़चन ना हो। पीटर एफ ड्रकर ने एमबीओ की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कोई नई वस्तु सोसाइटी के सामने लाना, कोई नई सेवा या वस्तु या सेवा पुरानी है तो नए तौर तरीकों के साथ जोखिम लेते हुए लाभ के लिए कार्य करना। तो ये होता है किसी व्यक्ति द्वारा नए कार्य को प्रारंभ करने की इच्छा, भावना व योग्यता, ये चीज़ है एंटरप्रेन्योरशिप। बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिएगा स्क्रीन पॉज करके, आप खुद से ही लगाते जाइए कि आप एग्जाम रेडी हैं या नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से उद्यमिता की विशेषता नहीं है। नवाचार, बिल्कुल। इनोवेशन एंटरप्रेन्योर करता ही करता है, वो कुछ नया तो लाता ही लाता है। उसके अंदर संगठन दक्षता होती ही होती है। उदासीन विचारधारा नहीं होती। उदासीन विचारधारा का मतलब है आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप निष्क्रिय होते हो, जो हो रहा है होने दो। जबकि मैं कहूँगा एंटरप्रेन्योरशिप चीज़ें घटाता है, जो चीज़ दुनिया ने नहीं देखी है, जो प्रोसेस उन्होंने नहीं देखा है, ऐसी चीज़ वो लाके बताता है कि ये चीज़ हो सकती है, समाज के भले के लिए हो सकती है और लाभ कमाया जा सकता है। तो वो इनडिफरेंट तो रह ही नहीं सकता, उसके अंदर जोश होता है, जुनून होता है और कुछ कर गुजरने की क्षमता और जज्बा होता है, तो वो इनडिफरेंट नहीं होता। तो सी नहीं है। नेक्स्ट, द टर्म एंटरप्रेन्योर एंड मैनेजर आर द सेम, नहीं। एंटरप्रेन्योर अलग होता है, मैनेजर अलग होता है। सपोज करो मेरे दिमाग में है कि मैं कॉमर्स की दुनिया में क्रांति लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और उन कामों को करने के लिए मैं 1 2 3 बंदे रखता हूँ जो मेरा काम देखते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, तो वो मैनेजर है। तो एंटरप्रेन्योर अलग होता है, मैनेजर अलग होता है। सिंपल वर्ड्स में एंटरप्रेन्योर रिस्क उठाता है, मैनेजर कोई रिस्क नहीं उठाता, वो जो काम करता है उसके बदले उसको तनख्वाह मिलती है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है जो लिखा हुआ था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एचआरएम। मोटिवेट, एचआरएम के तहत मोटिवेशन दिया जाता है। सेलिंग गुड्स एंड सर्विस, ये काम नहीं है। और मैनेजिंग चेंज, बिल्कुल। चेंज मतलब जो लोग जा रहे हैं उनका देखना, जो लोग आ रहे हैं, संगठन की बदलती हुई आवश्यकताओं के अनुसार लोगों को रिक्रूट करना, ये एचआरएम का काम है। और जिनको रिक्रूट किया है उनकी ट्रेनिंग करना, उनकी डेवलपमेंट पे काम करना, ये एचआरएम का काम है। लेकिन गुड्स को बेचना वगैरह ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट और सेलिंग डिपार्टमेंट देखेगा, ये इसका काम नहीं है। नेक्स्ट, विच स्किल इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय एन एचआर मैनेजर। एचआर मैनेजर में स्टाफिंग का गुण होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। एथिकली कंडक्ट करना चाहिए, बिल्कुल। टेक्निकल मशीन नॉलेज, इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं हो तो अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत मैंडेटरी काइंड नहीं है। बाकी स्टाफिंग जिसके अंदर आपका रिक्रूट करना, सिलेक्शन करना, ट्रेनिंग करना, ये आता है। कम्युनिकेट करना,
और उसे एथिकली सही चलना चाहिए, भाई भतीजावाद के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, और भी बहुत सारे एथिकल बिहेवियर उसको अपनाना चाहिए, लेकिन उसके अंदर कोई मशीन नॉलेज हो ये ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। अब ये चैप्टर अभी जब एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं तो सिलेबस में नहीं है, जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाली है, स्कूल लेक्चरर 2024 वाली जो 25 में हो रही है, उसमें नहीं है कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में। पर वैसे कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है, बिल्कुल वो बोर्ड मीटिंग्स और जनरल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता है, और सारे रेगुलेशन, सारे मतलब एक वर्ड होता है कंप्लायंस, अनुपालना, सारे नियमों की, विधानों की अनुपालना हो रही है या नहीं हो रही है, सारे स्टैट्यूटरी बुक्स रखे जा रहे हैं या नहीं रखे जा रहे, सारे इन्फॉर्मेशन जो एमसीए के पास या कंपनी सेक्रेटरी के पास फाइल होने हैं वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो भी कंपनी में चेंजेस हो रहे हैं जिसे आगे इन्फॉर्म करना है, वो सारे काम कंपनी सेक्रेटरी करता है। इस वाले क्वेश्चन में उपरोक्त पहला और दूसरा दोनों काम कंपनी सेक्रेटरी किया करता है। कंपनी सेक्रेटरी नाम की चीज़ दुनिया में जिंदा है, आपके कोर्स से हटा दी गई है, ये अलग बात है। हु कैन मेक अ कंप्लेंट बिफोर अ कंज्यूमर फोरम, ये आपका सीपीए एक्ट वाले से क्वेश्चन है। तो कौन शिकायत कर सकता है, तो कंज्यूमर तो कर सकता है, कोई एक संस्था जो वॉलंटरी रजिस्टर्ड है वो भी कंप्लेंट कर सकती है, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट भी संस्था कर सकती है। अगर कंज्यूमर अगर माइनर है तो उसके पेरेंट या लीगल गार्जियन कर सकते हैं। अगर कंज्यूमर की डेथ हो गई है तो उसका जो नॉमिनी है, जो उत्तराधिकारी है, वो भी कंप्लेंट कर सकता है। तो ये सातों तरह के लोग कंप्लेंट कर सकते हैं, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी डिस्चार्ज बाय, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऐप के अंदर तो पूरा हमने वीडियो कोर्स बना रखा है। तो कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया, वो डिस्चार्ज कैसे होगा, यानी पक्षकारों के अपने अपने अधिकार और दायित्व कब समाप्त होंगे, या तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया जाए, या लॉ लागू हो जाए, या म्यूचुअल एग्रीमेंट से। तो किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करने के 6 तरीके होते हैं। या तो सबसे सुंदर तरीका होता है आप काम कर दो, सबसे घटिया तरीका होता है आप कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दो, इसके अलावा तरीके होते हैं कि आप आपसी सहमति से कॉन्ट्रैक्ट में चेंज कर दो, कभी कभी किसी की पार्टी की डेथ की वजह से, इंसॉल्वेंसी की वजह से कानून लागू हो जाता है और फिर नियम में थोड़ा सा चेंज आ जाता है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो जाता है, और कभी कभी जब टाइम एसेंस हो तो लैप्स ऑफ टाइम की वजह से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये सारे तरीके हैं कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने के। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। इस क्वेश्चन को आरपीएससी ने डिलीट किया था, वैसे मैं आपको बता दूँ। कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज, पक्षकारों में योग्यता होनी चाहिए, ये सही है। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन, प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए, ये नहीं है। प्रतिफल होना चाहिए, ये सही है, पर प्रतिफल की एडिक्वेसी नहीं है, तो ये नहीं था। कंसेंसस, पार्टीज पक्षों में कहें मतैक्यता होनी चाहिए, सही है। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये भी सही है। तो ये सारे एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये वाला एसेंशियल एलिमेंट नहीं था। अब इसको डिलीट क्यों किया, इसका एक रीज़न ये हो सकता है कि जो कंसेंसस की हिंदी इन्होंने लिखी थी वो थी सर्वसम्मति, इसकी सही हिंदी होती है मतैक्यता। तो आई थिंक ये रीज़न हो सकता है। अगर मैं इसे इंग्लिश के हिसाब से देखूं तो एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन वाज द सेफ आंसर, इसका आंसर बी होना चाहिए था। आरपीएस से डिलीट किया है, मैंने बात बता दी आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट आर द गोल्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग की जाती है, मार्केटिंग मैनेजमेंट टॉपिक है हमारे, मार्केटिंग रिसर्च की जाती है। मकसद क्या है, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, बिल्कुल। कस्टमर्स को सुपीरियर वैल्यू देना, बिल्कुल। जो वर्तमान कस्टमर्स हैं उनकी संख्या में वृद्धि करना, ये ऑलमोस्ट पहले जैसी ही बात है कि वर्तमान कस्टमर्स की संख्या में कैसे वृद्धि होगी, जब नए जुड़ेंगे तो फर्स्ट और थर्ड एक जैसा ही है, पर हाँ ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, ये सब आपके मार्केटिंग के लक्ष्य होते हैं, गोल होते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ पब्लिक कंपनी, अधिकतम संचालक 15 होते हैं। आप इसको 3 बातें समझ लीजिए। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 संचालक, अधिकतम 15 संचालक। पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक, अधिकतम 15 संचालक। 1% कंपनी में कम से कम 1 और अधिकतम 15। इसके बाद भी देख लीजिए 15 नंबर की ये जो संख्या है, इसे स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बढ़ाया जा सकता है, पर अभी के लिए 15, तो इसे 15 याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ पार्टनरशिप फर्म एवरी पार्टनर इज अ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। ये लाइन बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो याद रख लीजिए। एक वर्ड होता है म्यूचुअल
पार्टनरशिप या कहें म्यूचुअल एजेंसी, सही वर्ड है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है कि ए बी सी की अगर पार्टनरशिप है तो जब ए काम करता है तो बी और सी लायबल होते हैं। उस समय ए एजेंट की तरह परफॉर्म करता है और बी और सी प्रिंसिपल की तरह लायबल होते हैं। जब बी काम करता है तो बी की हैसियत एजेंट की होती है और बी के कामों से ए और सी लायबल होते हैं। जब सी काम करता है तो सी एजेंट होता है और ए और बी भी उन कामों से लायबल होते हैं, यानी पूरी फर्म लायबल होते हैं। किसी कहीं पार्टनरशिप है या नहीं उसका जो ट्रू टेस्ट होता है वो म्यूचुअल एजेंसी होता है। इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक साझेदार कार्य करते समय एजेंट होता है और अन्य के कार्यों को करने पर प्रधान की तरह लायबल होता है। तो ही इज एन एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट, तो इसका आंसर ए रहेगा। नेक्स्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट इन कैपिटल मार्केट्स आर कॉम्प्लीमेंट। मतलब अपन को ये पता है कि पूंजी बाजार के अंदर एक होता है प्राथमिक बाजार जहां नई प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है, एक होता है द्वितीयक बाजार जहां पहले से ही इश्यू हो चुकी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सेकेंडरी मार्केट में आप कोई चीज़ तभी खरीदोगे बेचोगे जब वो प्राइमरी मार्केट में इश्यू हो चुकी हो, कोई सिक्योरिटी होगी तभी तो उसे सेकेंडरी मार्केट में खरीदोगे बेचोगे। दूसरी बात ये कि प्राइमरी मार्केट को भी ज़रूरत है सेकेंडरी मार्केट की, वो इसलिए क्योंकि देखिए प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी इशू करती है और जनता या कोई इन्वेस्टर उसे खरीदता है। अगर इन्वेस्टर को पता चले कि वो इसे आगे रीसेल कर ही नहीं पाएगा, एक बार वो खरीदेगा तो फंस ही जाएगा, तो शायद वो प्राइमरी मार्केट में इतना इंटरेस्ट दिखावे ही नहीं, नई प्रतिभूतियाँ खरीदे ही नहीं। लेकिन अगर इसे ये पता है कि मैंने जो प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी खरीदी है सेकेंडरी मार्केट में उसे बेच सकता हूँ, मैं इनको लिक्विडेट कर सकता हूँ, इसे कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो वो बेझिझक खरीदेगा। और इसीलिए खरीदते हैं। इसीलिए जब आईपीओ आता है जनता उसमें शेयर्स डिवेंचर्स खरीदती है और आगे जाके उसे मुनाफा लेके या घाटे पे जैसा भी होती है बेच देती है, यानी उसे कैश में कन्वर्ट कर देती है। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि देयर इज अ सेकेंडरी मार्केट। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। प्राइमरी मार्केट नहीं होगा तो सेकेंडरी मार्केट हो ही नहीं सकता, और सेकेंडरी मार्केट नहीं होगा तो प्राइमरी मार्केट का धंधा भी बहुत कम होगा। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। पहले 4 पीस चलते थे, आजकल 7 पीस भी चलते हैं। उसमें प्रोडक्ट है, प्राइसिंग है, प्लेसिंग है, पैकेजिंग नहीं है। ठीक है, 4 पीस के अंदर भी पैकेजिंग नहीं है, इवन जो 7 पीस आए हैं उसके अंदर भी पैकेजिंग नाम का कोई एलिमेंट नहीं है। स्क्रीन पे आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे हम पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, पीडीएफ हम वैसे भी शेयर कर देंगे। ना मिलती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे ले लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ अ कंपनी डायरेक्टर इज द माइंड द सेक्रेटरी इज। वेल अगेन ये क्वेश्चन अब तो आउट ऑफ सिलेबस है, पर कंपनी संचालक कंपनी की आंख होता है, कान होता है, हाथ होता है। ठीक है, क्यों होता है वो ये सारा लिखा हुआ है। तो कंपनी के जो संचालक है, अगर वो कंपनी का मस्तिष्क है तो कंपनी का सेक्रेटरी कान है, क्योंकि वो सारे बाहर के नियमों कानूनों को सुनता है, हो रहे चेंजेस को सुनता है, देखता है। आंखें हैं, आंखें गड़ाकर वो ये देखता है कि बोर्ड मीटिंग प्रॉपरली ऑर्गेनाइज हो रही है नहीं हो रही, शेयर होल्डर्स मीटिंग टाइमली हो रही है नहीं। हाथ इसलिए कि वो सारी फाइलिंग वगैरह जितनी भी फाइलिंग और बुक्स मेंटेनेंस का कार्य है वो कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो वो कंपनी का आँख, कान, हाथ है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द फर्स्ट स्टेप इन प्लानिंग इज। वेल ये क्वेश्चन भी डिलीट किया गया है। और वेल सबसे पहले ये यहाँ पे वाकई में इन दोनों पॉइंट्स पे पंगा है कि सबसे पहले किसी को अपॉर्चुनिटीज़ एनालिसिस करना चाहिए या सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव डिटरमिन करने चाहिए। ठीक है, वैसे अधिकतर लोगों की राय तो इसके ऊपर है। जॉर्ज आर टेरी की बुक फिर निकालनी पड़ेगी, उन्होंने जिस ज़माने में बुक लिखी तो उन्होंने क्या लिखा था। बट सबसे पहले वैसे आपको यही करना चाहिए कि बाज़ार के अवसरों का विश्लेषण करना चाहिए कि क्योंकि आप धंधा खोलने जा रहे हैं तो पहले देखना चाहिए कि बाज़ार में क्या अवसर मौजूद है, उसका एनालिसिस वैसे सबसे पहले होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। तो लेकिन इसको डिलीट किया गया है तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलता। एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉल्ड सिंपली कॉन्ट्रैक्ट। एक ठहराव, एक पार्टी जब प्रस्ताव रखती है और दूसरी जब उसे स्वीकार करती है तो अग्रीमेंट का निर्माण होता है। प्रस्ताव और स्वीकृति मिलके अग्रीमेंट बनता है।
और अगर वो एग्रीमेंट ऐसा है जो कानूनी एनफोर्सिएबल है, अगर वो कानूनी एनफोर्सिबल है, देन इट बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट। तो 2H में डिफाइन किया गया है, 2H में डिफाइन किया गया है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एक ठहराव जो कानून द्वारा परिवर्तनीय है अनुबंध कहलाता है। नेक्स्ट, नेशनल कमीशन डील्स विद मैटर्स एक्सीडिंग। वेल, जब ये क्वेश्चन आया था उस समय बड़े पंगे थे, क्योंकि उस समय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 चल रहा था और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 को लाने की तैयारी चल रही थी, उसके लागू होने की तिथि में चक्कर था। तो ये क्वेश्चन अल्टीमेटली डिलीट हुआ है, लेकिन क्या पोजीशन थी वो मैं तीनों लिखा हुआ है। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 20 लाख तक के, डिस्ट्रिक्ट कमीशन 20 लाख तक के, स्टेट कमीशन 20 लाख से 1 करोड़ के मामले और नेशनल कमीशन 1 करोड़ से अधिक वाले मामले देखता था। फिर नया CP एक्ट आया तो लिमिट आई 1 करोड़, 10 करोड़ और 10 करोड़ से ज़्यादा। हालांकि ये आ गई थी, लेकिन इसके बाद वापस इसे रिवाइज़ किया गया क्योंकि बहुत सारे मामले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने लग गए। तो बाद में अब ये है कि 50 लाख रुपए तक के मामले जिला आयोग सुनेगा, 50 लाख से 2 करोड़ के मामले राज्य आयोग सुनेगा और 2 करोड़ से बड़े वाले मामले राष्ट्रीय आयोग सुनेगा। तो मैंने ये तीनों पोजीशन आपको बता दी हैं। ये क्वेश्चन उस समय की कंट्रोवर्सी के चक्कर में डिलीट हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, OTCEI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ये शुरू भी हुआ था, हकीकत में ये ख़त्म भी हो चुका है, लेकिन OTCEI को स्टार्ट किया था NASDAQ, नैस्डैक के तर्ज पे। जैसे नैस्डैक में इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज होता है, उस तरह से OTCEI में भी इलेक्ट्रॉनिकली प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय हुआ था, अब तो ख़त्म हो गया। और एक और बात कि नैस्डैक भी छोटी कंपनियों को मदद करता है IPO लाने में, उसी तरह से OTCEI भी छोटी और मझोली कंपनियों की मदद के लिए स्टार्ट किया गया था। तो ये नैस्डैक के तर्ज पे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या नहीं होता? परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, मार्केट इंफॉर्मेशन गैदरिंग। तो मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग रिसर्च शामिल है, मार्केटिंग प्लानिंग भी शामिल है और प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट भी किया जाता है। होता यही है, सबसे पहले मार्केटिंग रिसर्च की जाती है, लोगों की ज़रूरतों को समझ के फिर प्रोडक्ट को प्लान एंड डिज़ाइन किया जाता है और मार्केट की प्लानिंग वगैरह की जाती है। लेकिन परचेज एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ये आपके विपणन का कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए, अंडर विच सेक्शन कंपनी सेक्रेटरीज फंक्शंस आर मेंशन। तो धारा 205 में बताया गया है कि कंपनी सेक्रेटरी के क्या काम होंगे, बट आज के लिए आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, चलो 26वां, विच बुक वॉज रिटन बाय हेनरी फेयोल इन फ्रेंच इन 1916। कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल द्वारा सन 1916 में फ्रांसीसी भाषा में लिखी गई? तो इसमें A ऑप्शन और D ऑप्शन में लड़ाई थी, लेकिन A ऑप्शन में लिखा है एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरले। ये वाली पुस्तक उन्होंने लिखी थी और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी थी। ये उसका कवर पेज है, एडमिनिस्ट्रेशन इंडस्ट्रियली एट जनरले, हेनरी फेयोल, 1916, फ्रेंच लैंग्वेज। ए आंसर। फीचर ऑफ मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग रिसर्च होती है जिसमें हम प्रोडक्ट रिसर्च, मार्केट रिसर्च, ये सब रिसर्च करते हैं। इसमें क्या होता है? इंटेंसिव स्टडी होती है, बिल्कुल। साइंटिफिक अप्रोच होती है, यस, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच होती है। और मार्केटिंग रिसर्च से जो चीज़ निकल के आती है उसी के बेस पे हम डिसीजन लेते हैं, तो इट्स अ डिसीजन टूल। तो ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट, हु सेड मार्केटिंग कंप्राइजेस बोथ बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। किन्होंने कहा कि विपणन में क्रय और विक्रय दोनों ही क्रियाएं सम्मिलित होती हैं? पाइले ने कहा। ठीक है, नेक्स्ट, स्कोप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स। मार्केटिंग किसकी हो सकती है? एक प्रोडक्ट की या सर्विस की? सही है। एक पर्सन की या प्लेस की? सही है। एक आइडिया की या एक एक्सपीरियंस की? सही है। ऑल ऑफ द अबव। आप गुड्स बेच सकते हैं, आप सर्विस बेच सकते हैं, आप अपना आइडिया बेच सकते हैं। और लोग जब किसी अम्यूज़मेंट पार्क में जाते हैं, है ना, किसी मॉल में जाते हैं, किसी एक जगह पे जाते हैं, कई जगहों पे जैसे रहते हैं, वंडर पार्क रहते हैं, वहाँ जाते हैं तो वो एक ख़ास तरह का एक्सपीरियंस करते हैं। तो आप एक एक्सपीरियंस को भी मार्केट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव उसका आंसर है। नेक्स्ट, मोड एंड मीडियन। मोड और मीडियन पोजीशन के बेस पे निकाले जाते हैं, इसलिए इनको पोजिशनल एवरेज कहते हैं।
स्थिति माध्य कहते हैं। आपके एवरेज में मैथमेटिकल एवरेज होते हैं जिसमें आपका अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आता है। आपके पोजिशनल एवरेज होते हैं जिसमें मीडियन और मोड होता है। और आपके कमर्शियल एवरेजेस होते हैं जिसके अंदर मूविंग एवरेज, प्रोग्रेसिव एवरेज, कंपोजिट एवरेज, इस तरह की चीज़ें होती हैं। डी इसका आंसर था। अच्छा क्वेश्चन था, छोटा बट अच्छा। विच रेमेडीज़ आर सजेस्टेड फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो जब ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है तो उसमें पेस्टिसाइड्स का, केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र्स का, जो ये वाले फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि उसमें बायोगैस, खाद, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली इसमें बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ होते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स यूज़ नहीं होते, पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं होते, ताकि मिट्टी ख़राब ना हो और फसलों से आगे जाके किसी को बीमारियां ना हो केमिकल की वजह से। तो जैविक खाद का प्रयोग इसका सही आंसर था। ड्राई फार्मिंग अलग तरह की चीज़ है, उसमें बेसिकली कम पानी में कैसे खेती की जाए उस पे बात की जाती है ड्राई फार्मिंग पे। अगर ड्राई फार्मिंग में भी बायो फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं तो इट कैन बी अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। अदरवाइज अभी इसका आंसर ए सही है। ठीक, नेक्स्ट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कीम टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज ऑफ इंडिया। वैसे तो मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए था, पर इन्होंने आरपीएससी ने इसका आंसर नन ऑफ दीज दिया। इसका एक रीज़न हो सकता है इसके अंदर महात्मा गांधी शब्द लगा हुआ ना होना, क्योंकि गाँव में सबसे ज़्यादा जो रोज़गार देती है वो नरेगा योजना ही है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये योजना सबसे ज़्यादा रोज़गार देती है, लेकिन इसके नाम के आगे महात्मा गांधी वर्ड जोड़ दिया गया था, शायद वो वर्ड यहाँ मिसिंग था, इसलिए आंसर नन ऑफ द अबव दिया गया। बाकी तो मुझे कोई रीज़न नहीं दिखता। ठीक है, नेक्स्ट। वाई वॉज देयर अ नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991। 1991 में आर्थिक सुधारों या तत्के बाद से आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी है। एक तो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो रहा था, उसको रोकने के लिए, सही बात है। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, सही बात है। बहुत ज़्यादा लाइसेंस राज, परमिट राज, कोटा राज, एलपीक्यू चल रहा था, लाइसेंस परमिट कोटा। तो एलपीक्यू को रिप्लेस किया गया एलपीजी से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो इन सख्त, अनावश्यक, कठोर नीतियों से मुक्त करने के लिए भी आर्थिक सुधारों की आवश्यकता थी। आर्थिक सुधारों को दो भागों में बांटा गया है, स्थिरीकरण उपाय, स्टेबलाइजेशन मेजर, और संरचनात्मक उपाय, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे यूज थे। आपके खाड़ी युद्ध था, आपका राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा था, आपके ऊपर विदेशी ऋण लगातार बढ़ रहे थे, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 2 हफ्ते के लिए ही सफिशिएंट थे, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था। ये सारे रीज़न थे, इसलिए आर्थिक सुधारों की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्थिक सुधारों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों शामिल हैं, लेकिन नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण एक अलग ही फिनोमिना है जिससे आप अपने देश, अपनी संस्कृति से बड़ा प्यार करते हैं, लेकिन वो आर्थिक सुधारों का भाग नहीं है। ए इसका आंसर होगा। द आइडियल मेथड ऑफ इंडेक्स नंबर इज, बहुत आसान क्वेश्चन। फिशर का मेथड आदर्श माना जाता है क्योंकि फिशर का सूत्र ऐसा है कि वो बेस क्वांटिटी यानी बेस ईयर क्वांटिटी को भी यूज़ करता है और करंट ईयर क्वांटिटी, बेस ईयर प्राइजेस, करंट ईयर प्राइजेस, इन सबको यूज़ करता है। दूसरी बात है कि उसके सूत्र में ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल होता है और इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन सबसे अच्छा माना जाता है, तो इसलिए फिशर का सूत्र आदर्श सूत्र माना जाता है। एक रीज़न और भी है, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट और आपका फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है, तो फिशर का सूत्र आदर्श सूत्र कहलाता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ कैपिटल मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय, तो एक बात आप पूरी समझ लीजिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में कुछ ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर होते हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज होते हैं। ये जो देशी साहूकार, बैंकर वगैरह हैं, ये अनऑर्गेनाइज्ड है, अपन इनकी बात नहीं करते। ऑर्गेनाइज सेक्टर में फाइनेंशियल मार्केट को 2 हिस्सों में बांटा जाता है, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर भी 2 मार्केट होते हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, और इसको रेगुलेट करने के लिए सेबी है। मनी मार्केट को रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है। जहां मनी वर्ड आ जाता है वहां आरबीआई याद कर लीजिए। मनी मार्केट में भी आरबीआई है और मॉनेटरी पॉलिसी में भी आरबीआई है। ठीक है, और पूंजी बाजार का चाहे प्राथमिक क्षेत्र हो चाहे द्वितीयक बाजार हो, दोनों को रेगुलेट करता है सेबी, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
ठीक है, नेक्स्ट, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आर, भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं क्या है? एग्रीकल्चर डोमिनेंट है, बिल्कुल सही बात है। कई कंट्रीज़ होते हैं जहाँ जो एक्सपोर्ट बेस्ड कंट्री होते हैं, कई कंट्रीज़ टूरिज्म बेस्ड होते हैं, लेकिन हमारा देश कृषि प्रधान है, कृषि अच्छी, सब कुछ अच्छा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, बिल्कुल हम अब जनसंख्या में चीन को पछाड़ के नंबर 1 पे हैं, ठीक है, हमारे यहाँ जनसंख्या विस्फोट है। डेवलपिंग इकोनॉमी, बिल्कुल हम डेवलप हैं, हालांकि अब बढ़ते बढ़ते 5 नंबर पे आ गए हैं और जल्दी सुन रहे 4 नंबर पे भी आ जाएंगे ऑफिशियली। तो ये सारी की सारी भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारभूत विशेषताएं हैं। नेक्स्ट, विदेशी व्यापार में किस मद का अधिकतम मूल्य में आयात होता है? तो बहुत वर्षों से सबसे ज़्यादा जो हम आयात करते रहे हैं वो है POL, पेट्रोलियम ऑयल ल्यूब्रिकेंट, पेट्रोलियम का। ये इकोनॉमिक सर्वे है 2024-2025 का। उसमें वर्ष 2023-24 में हमारे 32% आयात हमने फ्यूल का आयात किया है। उस 32% में से भी 26.4% का आयात POL का हुआ है। यानी अगर हम 100 रुपये का इंपोर्ट करते हैं तो 26 रुपये 40 पैसे का तो हम क्रूड ऑयल POL मंगाते हैं, और 5 रुपये 70 पैसे का कोल में कई मदें शामिल हैं, उसे शामिल करते हैं। कुल मिला के 100 में से 32 रुपये हमारा फ्यूल पे इंपोर्ट हो रहा है। कई बार फ्यूल भी ऑप्शन आ जाए तो ठीक है, लेकिन ये पिछले कुछ वर्षों के कंपैरिजन में घटा है। जब से EVs आए हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आए हैं, तो थोड़ी डिपेंडेंसी तो हमारी घटी है, विच इज़ गुड, ठीक है। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडिया इज इंस्पायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव? हमारी जो विदेशी व्यापार नीति है, हम चाहते हैं एक्सपोर्ट के साथ डेवलपमेंट हो। हम सारा एक्सपोर्ट नहीं कर देना चाहते, हम चाहते हैं कि एक्सपोर्ट भी हो, डेवलप भी हो, निर्यात के साथ, विकास के साथ निर्यातों उन्मुख, ठीक है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन कैन बी। देखिए, निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार क्या कर सकती है? सरकार जांच समितियां बिठा सकती है जो विदेशी व्यापार में हो रहे घाटे को कम करने के उपाय हमें सजेस्ट करेगी, या कहीं विदेशी व्यापार बढ़ाने के उपाय सजेस्ट करेगी। और निर्यात संवर्धन संस्थाएं स्थापित कर सकती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स दे सकती है। तो ये सारे तरीके हो सकते हैं। गवर्नमेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स कर सकती है, गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स चला सकती है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सेज और FTPs, फ्री ट्रेड जोन्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश कर सकती है। तो ये सारे उपाय सरकार कर सकती है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। भारत में वर्तमान निर्यात आयात नीति की घोषणा हुई उस समय जब क्वेश्चन आया था 2020 में, तो उस समय FTP 15-20 चल रहा था। FTP 2015 से 2020 चल रहा था, तो उस समय इसका आंसर 1 अप्रैल 2015 था। लेकिन अब नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आ गई है जिसकी घोषणा 31 मार्च 2023 को हुई है, और इसका लक्ष्य है 2030 तक भारत के एक्सपोर्ट्स को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना। इस नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के 4 पिलर्स हैं: इंसेंटिव्स टू रेमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड इमर्जिंग एरियाज। तो ये चारों पिलर्स के नाम याद रखना है, ये हमारा जो गोल है वो याद रखना है। 31 मार्च 2023 को ये आई है। जनरली वैसे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 5 वर्षों के लिए आया करती थी, लेकिन अब के बाद ये ओपन एंडेड आई है, ठीक है। इसका मतलब इसे 2023 से 2028 तक के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है, ये ओपन एंडेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मॉडल्स बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल डेटा। देखिए, मॉडल में आपके एनालॉग मॉडल होते हैं, फिजिकल मॉडल होते हैं, और आपके मात्रात्मक या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, क्वांटिटेटिव मॉडल्स होते हैं। तो जो स्टैटिस्टिक पे बेस्ड होते हैं वो आपके क्वांटिटी मॉडल्स होते हैं, ठीक है। समय को हम देख नहीं सकते, समय को घड़ी बताती है, तो वो आपकी एक एनालॉजी है, तो वो एनालॉग मॉडल है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हम अपना तापमान वगैरह के लिए स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं, या कहीं पे टेम्परेचर नापने के लिए कोई इक्विपमेंट है, तो वो एनालॉजी पे आधारित है, तो वो एनालॉग मॉडल है, ठीक है। जब हम किसी बिल्डिंग का ढांचा, छोटा सा प्रोटोटाइप देखते हैं, या हम ग्लोब को देखते हैं, तो वो किसी चीज़ को दिखाने वाला फिजिकल मॉडल है। लेकिन जब हम इनपुट आउटपुट फंक्शन दिखाते हैं कि हम इतना मटेरियल लगाएंगे, इतना लेबर लगाएंगे, इतना कैपिटल लगाएंगे, तो इतना आउटपुट होगा,
तो ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है, क्वांटिटेटिव मॉडल है। जब हम ये प्राइस होगा तो ये डिमांड आएगी और वो प्राइस होगा तो वो डिमांड आएगी, इस तरह के मॉडल्स क्रिएट करते हैं, रिग्रेशन इक्वेशंस क्रिएट करते हैं, तो वो क्वांटिटेटिव या स्टैटिस्टिकल मॉडल्स होते हैं। सी इसका आंसर है। नेक्स्ट, नेशनल इनकम। बहुत वर्षों तक एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम माना जाता रहा, लेकिन चेंज आया है। अब हम पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरह एनएनपी एट मार्केट प्राइस को अपनी राष्ट्रीय इनकम मानेंगे। और इसमें साफ लिखा है, फैक्टर कॉस्ट रिप्लेस विद द मार्केट प्राइस। द ओल्ड सीरीज ऑफ जीडीपी यूज फैक्टर कॉस्ट फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी, द न्यू सीरीज यूज मार्केट प्राइस। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। और हमने अपना बेस ईयर भी चेंज कर लिया है, 2004-05 की जगह अब हमारा बेस ईयर 2011-12 रहेगा। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस, ये तरीके से अब हम हमारी राष्ट्रीय आय निकालते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, एक खुली अर्थव्यवस्था में सकल राष्ट्रीय। ठीक है, देखिए बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है जिसका विश्व से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो बंद अर्थव्यवस्था में तो क्या होता है, जीडीपी इक्वल टू जीएनपी, क्योंकि आपको विदेश से कोई मतलब ही नहीं है तो आपका जीडीपी ही आपका जीएनपी है। लेकिन अगर आप एक खुली अर्थव्यवस्था है, आप ग्लोबलाइजेशन में विश्वास करते हैं, तो जीडीपी प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, जिसे इन्होंने थोड़ा संकुचित अर्थ में लिखा है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, थोड़ी देर के लिए कह देते हैं कि जीडीपी में अगर नेट एक्सपोर्ट्स को जोड़ दिया जाए तो आपका जीएनपी आ जाएगा। वैसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना चाहिए था। तो अभी के लिए है इन ऑप्शंस में से सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट, केंद्रीय बजट में शामिल है। तो केंद्रीय बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू पेमेंट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और ज़रूरत पड़ने पर जो फिस्कल डेफिसिट है वो सब दिखाया जाता है। तो बजट के अंदर ये सब शामिल है। नेक्स्ट, द बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस कलेक्टेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इज डिसाइडेड बाय। ये चैप्टर अब हट गया है, लेकिन वित्त आयोग बहुत ही मजबूत आयोग, वित्त आयोग जो कि एक संवैधानिक निकाय है, वित्त आयोग का जो चेयरमैन है उसे राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। तो वित्त आयोग ये डिसाइड करता है कि जो टैक्स से कलेक्शन आया उसमें से कितना केंद्र को मिलेगा, कितना राज्य को मिलेगा, और जो राज्यों को मिलेगा उसमें भी किस राज्य को कितना मिलेगा। तो ये फैसला फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग करता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, अरविंद पानगड़िया, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। तो एक्सिम, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, एग्जिम बैंक 1 जनवरी 1982 को स्थापित किया गया था ताकि एक्सपोर्टर्स के लिए, डेडिकेटेड एक्सपोर्टर्स के लिए फाइनेंस अरेंज करा सके। इसके लिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक की स्थापना की गई थी। हु हेल्प्स इन डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमीज ऑफ द LDC। तो बस थोड़ा फुल फॉर्म आता तो अच्छा रहता, बट ठीक है, LDC एक पॉपुलर टर्म है। लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, जो अत्यंत अविकसित देश हैं, ठीक है, या कम विकसित देश हैं, LDCs, उनकी घरेलू अर्थव्यवस्था का विकास कौन करेगा, उनको मजबूत कौन करेगा। तो आर्थिक सुधार से ही LDC कंट्रीज़ मजबूत हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट GDP एंड GNP फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। बस आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ कि एक, जैसे अगर ये भारत की भौगोलिक सीमा है, इसमें जो भी उत्पादित होगा तो वो GDP है। तो GDP का मतलब है जो इंडिया में, जो इंडिया का टेरिटोरियल एरिया है या वाटर एरिया है, उसको मिला के भारत में जो बना वो GDP में काउंट होगा। किसने बनाया डजेंट मैटर। और जब हम बात करते हैं GNP की, तो GNP का मतलब होता है कि भारतीयों ने जो कमाया, चाहे वो इंडिया में कमाया, चाहे वो भारत के बाहर कमाया, कहीं पे भी जो भारत के नागरिकों और लोगों ने कमाया वो GNP में आएगा। तो अपने को ये करना है कि पहले GDP लिख लो। जैसे हमने जो गुड्स प्रोड्यूस किए वो है 2500 के, और हमने जो सर्विसेज प्रोड्यूस की वो है 1780 की। तो 4280 का प्रोडक्शन समझो इंडिया में हुआ, तो ये तो है GDP। इसके बाद हमने जो, हमारे बंदों ने जो विदेश में कमाया,
और जो वहाँ के लोगों ने हमारे यहाँ से कमाया, इसको प्लस माइनस करके जो NFIA है, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड है, वो 120 करोड़ है। तो GDP में आप इसे आप जोड़ दीजिए तो आपका GNP आ जाएगा। ठीक है, तो GDP को GNP में कन्वर्ट करना होता है तो आपको NFIA का समायोजन करना पड़ता है। जोड़ेंगे या घटाएंगे वो डिपेंड करेगा आप किधर से किधर जा रहे हो। GDP से GNP की तरफ जा रहे हो तो जोड़िए, GNP से GDP की तरफ आ रहे हो तो घटाइए। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, बात बहुत बार हो चुकी है। इसी तरह GDP और NDP में संबंध देखना हो तो डेप्रीसिएशन का समायोजन कीजिए। GDP में से डेप्रीसिएशन घटा के आप NDP की तरफ पहुंच सकते हैं, रिवर्स आने के लिए प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें 4280 करोड़ और 4400 करोड़, इन्होंने GDP और GNP पूछा था, तो 4280 और 4400 ए इसका आंसर होगा। यस। नेक्स्ट, कुल निजी उपभोग, सरकारी उपभोग, सर्कल घरेलू पूंजी निर्माण और शुद्ध निर्यात का योग है। तो जो आपका नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का एक्सपेंडिचर मेथड होता है, वो एक्सपेंडिचर मेथड कहता है कि भाई देश में राष्ट्रीय आय कितनी है, राष्ट्रीय आय कितनी है, तो ये देख लो कि लोगों ने कितना खर्चा किया। तो हमारे यहाँ के जो घर हैं, घर परिवार हैं, हाउस होल्ड्स हैं, उन्होंने अपने कंजम्पशन पे कितना खर्च किया, चाहे ड्यूरेबल गुड्स पे या नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे, एक तो वो देख लो। इसके बाद गवर्नमेंट ने जो स्पेंडिंग की है वो देख लो। इसके अलावा देश में इस साल जो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, यानी जो असेट्स निर्माण हुआ है, वो देख लो। इसके अलावा जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं उनको देख लो। तो इन सबको जब अपन जोड़ देते हैं तो ये एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के 3 मेथड होते हैं। आपका वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्शन मेथड है, इनकम अप्रोच है, एक्सपेंडिचर अप्रोच है। जिस तरीके में सबका खर्चा जोड़ा जाता है कि भाई ए ने कितना खर्च किया, बी ने कितना खर्च किया, सी ने कितना खर्च किया, डी ने कितना खर्च किया, क्योंकि जो किसी का खर्चा होता है वो किसी की इनकम होती है, तो वो नेशनल इनकम हो जाएगी। ये अप्रोच अपनाई जाती है एक्सपेंडिचर मेथड में। इसका आंसर बी है। विच इज द क्रिटिसिज्म ऑफ द मार्शल्स डेफिनेशन? मार्शल की परिभाषा, उत्पादन पद्धति की आलोचना कौन सी है? तो देखिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए मार्शल ने प्रोडक्शन मेथड दिया था। उसमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है, मतलब जिन्होंने आलोचना की उसने बताया कि इस मेथड से कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है। हाँ, गणना करने में, मतलब कंपैरिजन करने में दिक्कत होती है, क्योंकि कोई चीज़ बनी ए क्वालिटी की हो सकती है, बी क्वालिटी की भी, सी क्वालिटी की, तो आप उसे कितनी वैल्यू दोगे कि है ना भाई। गेहूं बना तो गेहूं 30 रुपये किलो वाले से लेकर 100 रुपये किलो वाला लोग होता है। आम है तो 50 रुपये किलो से लेकर 500 रुपये किलो तक का होता है। तो आप उसकी कैसे कंपैरिजन करोगे, कैसे कैलकुलेशन करोगे? इसके अलावा अपन वस्तु के बदले वस्तु देते हैं, बार्टर सिस्टम होता है, या कभी कभी बंदा खुद के लिए प्रोड्यूस करता है। तो नेशनल इनकम काउंट करने में सारी आलोचनाएं थी, लेकिन आरपीएससी ने पता नहीं क्यों इसका आंसर बी माना है। तो आरपीएससी ने इसका आंसर बी माना है। आई थिंक आंसर शुड बी डी, ये मेरा ओपिनियन है। ठीक है, आगे। टारगेट प्लस स्कीम। टारगेट प्लस स्कीम एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती है, ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट्स। ठीक है, बाकी बातें लिखी हुई है, पीडीएफ नीचे मिल जाएगी। मेन हर्डल ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सपोर्ट करने में क्या दिक्कत आती है? एक तो अपनी इंटरनल डिमांड बहुत है, भाई बेचोगे क्या, हम तो यहाँ बनाते हैं, हमारी आबादी इतनी है कि हम ही खा जाते हैं, तो इंटरनल कंजम्पशन बहुत है। अच्छा, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बहुत हाई आती है, तो अपन चाइना जैसे देशों के सामने टिक नहीं पाते। कंपटीशन तो है ही है, सभी लोग लगे हुए हैं, तो इसीलिए कुल मिला के एक्सपोर्ट प्रमोशन में दिक्कत आती है। उपयुक्त सभी सही आंसर है। नेक्स्ट, टाइडल पार्क कहाँ है? टाइडल टी फॉर तमिलनाडु है, तो फिर चेन्नई जो है वो तमिलनाडु में ही आता है। तो हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, मुंबई, लेकिन खैर ये तो चांस की बात है कि आपने पढ़ा हुआ हो, तो ठीक है। टाइडल पार्क, जिसका पूरा नाम है तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो टाइडल तमिलनाडु, चेन्नई में है, ये आईटी पार्क है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इन्वेस्ट सेक्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए थे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, फॉरेन ट्रेड सेक्टर में, सभी में हुए थे, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट। इन 1213 विच डिस्प्यूटेड सेक्टर इज ओपन फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट? एफडीआईज होते हैं जहां फॉरेनर्स डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मल्टी ब्रांड रिटेल 2012-13, ये उस जमाने के लिए भी थोड़ा सा पुराना क्वेश्चन था, क्योंकि 2020 में पेपर हुआ था और 2012-13 के लिए पूछा गया था। पर ठीक है, ये पर्टिकुलर एक बुक थी, उसमें से उठा लिया था
पेपर साइटर ने क्वेश्चन, उसके जस्ट मैंने देखा था पीछे की तरफ, ये 3 क्वेश्चन थे, उसमें एक क्वेश्चन ये भी था। खैर, तो मल्टी ब्रांड रिटेल, जिसमें फॉर विदेशी कंपनियों को अनुमति थी कि वो रिटेल बिजनेस में आ सकती हैं, तो इसको लेके खूब हो हल्ला मचा था कि भाई इससे तो देश के छोटे व्यापारियों पे बड़ा संकट आ जाएगा, तो मल्टी ब्रांड रिटेल। खैर ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सजेस्टेड फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आप हरित क्रांति का सफल क्रियान्वयन चाहते हो, तो हरित क्रांति तो आ चुकी, अगर आप उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो प्रशासनिक कुशलता होनी चाहिए, आपको कोऑपरेटिव खेती को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, विभिन्न विभागों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तो ये जनरल नॉलेज से भी, कॉमन सेंस से भी क्वेश्चन हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, आप किसको छोड़ोगे, ये सब होना ही चाहिए। राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM, जिसमें आप फल फूल सब्जी के खेती को बढ़ावा देते हो, तो ये 2005-06 में शुरुआत हुआ। NHM की शुरुआत 2005-06 में हुई। बेस्ट मेथड ऑफ मेजर ऑफ द डिस्पर्जन, डिस्पर्जन कैलकुलेट करना चाहते हो अपकरण के लिए सबसे बढ़िया है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, जैसे सेंट्रल टेंडेंसी में मीन में कई मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए वो अच्छा माना जाता है। इसी तरह डिस्पर्जन की कैलकुलेशन करते हो तो स्टैंडर्ड डिविएशन सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो सारे ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। मीन डिविएशन फिर भी प्लस माइनस के साइन को इग्नोर करता है, लेकिन ये प्लस माइनस के साइन को कंसीडर करता है, तो ये बेस्ट मेथड माना जाता है। और ये भी कि स्टैंडर्ड डिविएशन मीन से निकाला जाता है, जो कि एक स्टेबल मेजर है, तो इसीलिए स्टैंडर्ड डिविएशन अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है द रिस्पॉन्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू ग्रोथ इन GDP। देखिए, अगर सपोज करो GDP 10% बढ़ती है और आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो 5% बढ़ता है, मान लीजिए अगर ऐसा है ना, तो इससे आपको पता लगेगी कि एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी क्या है। जैसे अपन इलास्टिसिटी लोचशीलता वहाँ पढ़ते हैं डिमांड के अंदर, कि है ना, अगर इतने प्राइस बढ़ेंगे तो इतना परसेंट क्वांटिटी चेंज होगा, उसी तरह GDP में इतना परसेंट होगा तो रोजगार में कितना परसेंट होगा। जनरली माना जाता है कि GDP में 1% वृद्धि होगी तो रोजगार में 4% वृद्धि होगी। इसका वाइसा वर्सा भी कहते हैं लोग कि 4% रोजगार बढ़ेंगे तब जाके GDP 1% बढ़ेगी। तो केवल ये तो है कि GDP और रोजगार में कहीं ना कहीं संबंध है। और बीच में एक डिबेट छिड़ी थी रोजगार विहीन GDP वृद्धि, कि रोजगार नहीं बढ़ रहे बस GDP बढ़ रही है। अपने इंडिया में ये समस्या थोड़ी बहुत है भी कि बेरोजगार बहुत बैठे हैं, GDP हमारी बढ़ते बढ़ते 5वें नंबर पे तो अपन आ चुके हैं और 4थे नंबर पे आने की तैयारी चल रही है, लेकिन रोजगार में तो इतना ही देख लो कितनी मारामारी है। खैर, तो GDP की रोजगार के साथ जो प्रतिक्रिया होती है उसे रोजगार लोचशीलता कहते हैं। इसके बाद है देयर इज़ नॉट ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द डेवलप्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है इसलिए बेरोजगारी है, तो ऐसा नहीं है। एक सज्जन ने ये भी कहा है कि फुल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी होगी, पूर्ण पूंजीवादी व्यवस्था भी होगी, तो भी फुल रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। ये कीन्स ने कहा है, लॉर्ड कीन्स ने ये जो विश्वव्यापी मंदी आई थी उस समय उन्होंने ये कहा था। ठीक है, लॉर्ड कीन्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम, निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को स्वरोजगार। तो अगर जैसे हमें ट्राइसम का फुल फॉर्म पता होता बाय द वे, है ना, ट्राई मतलब T है ट्रेनिंग, R है रूरल, ये है यूथ, SE मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर बाय द वे आपको फुल फॉर्म भी याद होता तो फिर शायद आप कनेक्ट कर जाते। ठीक है, एग्जाम हो चुका है तो खैर अब बात है कि चलो ये फ्यूचर के लिए एक तरीका हो गया कि ये चारों हैं, तो आपको IRDP का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऐसे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ट्राइसम में ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ यानी गांव का जो युवा है उसके लिए दी थी, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अच्छा ये ठीक है, चलिए नेक्स्ट। तो ये 3 हो गया इसका आंसर। ये फाइनेंस कमीशन वाले क्वेश्चन अब आउट ऑफ द सिलेबस वाली बात है, लेकिन फाइनेंस कमीशन को का चेयरमैन या इसकी स्थापना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 1951 में पहला राष्ट्रीय आयोग बना 1951 में, और संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत, तो मैंने कुछ यहाँ हाईलाइट कर रखे हैं, संविधान का अनुच्छेद 280 और 5 साल के लिए होता है। अभी जो बना है लेटेस्ट वो उसके चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पानगड़िया हैं। 16वां फाइनेंस कमीशन लेटेस्ट है और इसकी सलाह है, बाध्यकारी नहीं है, और 1951 में पहला आया था, और इसका इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, एक चेयरमैन 4 मेंबर। ठीक है, चलिए इसके बाद है फसल का चक्रीकरण एवं हरी खाद किसी की तकनीक है, यानी फसलों को हमें रोटेशन से बोना चाहिए, मतलब एक ही फसल बार बार नहीं बोनी चाहिए, फसल बदल बदल के बोनी चाहिए। एक ही खेत में फसल बदल बदल के, रबी की, खरीफ की या कोई और मौसमी फसल इस तरह से बोनी चाहिए, और हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए। ये चीज़ ऑर्गेनिक फार्मिंग में भी सिखाई जाती है, और ये चीज़ सॉइल मैनेजमेंट
मृदा प्रबंधन में भी सिखाई जाती है। तो उपरोक्त 1 व 2 दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, ये एक चित्र बना हुआ है, मॉडल है। ये क्या बताता है? तो अगर आप चित्र को थोड़ा ध्यान से देखो तो इसमें सप्लाई दिखाई दे रही है और डिमांड दिखाई दे रही है। ठीक है, पहले प्राइस और क्या कहें, डिमांड और सप्लाई लाइन एक बिंदु पे काट रही है और फिर बाद में एक और बिंदु पे काट रही हैं। तो ASAD का अगेन फुल फॉर्म पता होता है कि अग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब कुल होता है। तो ये ASAD मॉडल है, जो चित्र में हमें दिखाई दे रहा है वो ASAD मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑपरेटिव, जो कि अब सहकारिता इस बार के सिलेबस में तो नहीं है, जो 2025 में एग्जाम होने वाली है। मोस्ट सक्सेसफुल कोऑपरेटिव इन इंडिया इज अमूल। अमूल बहुत ही फेमस या कहें सक्सेसफुल सहकारिता उद्यम रहा है। नेक्स्ट, MRTP एक्ट स्टैंड्स फॉर, तो ये है मोनोपोलीज रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम। MRTP एक्ट 1969 में आया, 2009 में समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक है, चलिए, तो MRTP एक्ट मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। आप देख रहे हैं मैं काफ़ी नॉर्मल से तेज पढ़ा रहा हूँ। द क्रेडिट फॉर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी गोज टू, ये क्वेश्चन आज भी रेलेवेंट है और हमेशा रेलेवेंट रहेगा कि 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, पूरा नाम था पुल्लीवट्टी नरसिम्हा राव, और भी नाम में कुछ होगा। और ये उस समय वित्त मंत्री थी, फिर भारत में 2 बार ये प्रधानमंत्री भी रहे बैक टू बैक, स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। आज के दिन में दोनों स्वर्गीय हो गए हैं। उस समय एग्जाम जब हुआ था तब मनमोहन सिंह जी थे। खैर, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में स्वर्गीय लगा दिया है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये उस समय प्रधानमंत्री थे और ये वित्त मंत्री थे जब 1991 के आर्थिक सुधार हुए थे। ठीक है, चलिए, सेकेंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, कक्षा में 50 छात्रों के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के निम्नलिखित डेटा से समांतर माध्य निकालिए। मीन निकालना है, तो एक तरफ मार्क्स दे रखे हैं और एक तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो मार्क्स बदलते रहते हैं, तो वो तो हो गया वेरिएबल। 10, 20, 30, 40, 50। हम इसका क्वेश्चन का मतलब ही समझते हैं कि 10 बच्चे बहुत ही पुअर परफॉर्म किया, 5 बच्चों ने, 15 बच्चे ऐसे हैं, 10 बच्चे ऐसे हैं, 15 बच्चे ऐसे हैं और 5 बच्चे ऐसे हैं। मैं कह सकता हूँ कि क्लास में 15, 5, 20 और 20, 40 और 50 बच्चे इस क्लास में हैं। अब उनका स्कोर कितना हुआ है, तो FX निकाल देते हैं। जो पहला ग्रुप है इसने 50 का स्कोर किया है, इस ग्रुप ने 300 का स्कोर किया है, इस ग्रुप ने भी 300 का स्कोर किया है, इस ग्रुप ने 600 का स्कोर किया है और इस ग्रुप ने 50 × 5 250 का स्कोर किया है। आप इसका सिग्मा FX कर लीजिए। 300, 300, 600, 600, 1200, 1400, 1500। 1500 का स्कोर है सिग्मा FX अपॉन, कुछ लोग सिग्मा F करते हैं, वैसे N ही लिख देना चाहिए। 50 बच्चों ने 1500 का स्कोर किया है, तो एवरेज स्कोर है 30। आई रिपीट, इन सारे बच्चों ने मिलके 1500 मार्क्स कमाए हैं और टोटल ये 50 बच्चे हैं, तो 30 हो गया है एवरेज पर पर्सन। मिनिमम 10 तो आए हैं, मैक्सिमम 50 आए हैं, एवरेज 30 आया है समांतर माध्य। ठीक है, नेक्स्ट, प्रीपेड रेंट किस तरह का अकाउंट है? तो प्रीपेड रेंट जो होता है वो पर्सनल होता है। अगर ये रेंट बोलता तो रेंट आपका नॉमिनल होता है, क्योंकि रेंट एक एक्सपेंस है, इनकम को बताता है। लेकिन जब आप प्रीपेड रेंट बोलते हो तो इसका मतलब रेंट हमने किसी पर्सन को एडवांस दे रखा है, किसी पर्सन को एडवांस दे रखा है, तो ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता होता है। ए इसका आंसर रहेगा। अगर पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट दो अलग अलग आ जाए बाय द वे, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट चुनना, नहीं तो फिर पर्सनल अकाउंट ठीक है। ठीक है, इसके बाद है विच ऑप्शन शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, उससे पहले वैसे ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, लेकिन ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑप्शन नहीं है, तो सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद क्लासिफिकेशन होता है, फिर समराइजिंग होती है, फिर इंटरप्रिटेशन होता है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहले जनरल या सब्सिडरी बुक्स में रिकॉर्डिंग होती है, उसके बाद लेजर बना के उनको अलग अलग खातों में वर्गीकृत या क्लासीफाई किया जाता है, और फिर ट्रायल बैलेंस ऑफ फाइनल अकाउंट के फॉर्म में समरी तैयार होती है, और फिर उसके बाद एक एनालिसिस भी वर्ड होता है, उसके बाद एनालिसिस करके उसका मीनिंग निकाला जाता है कि इस साल हमारे साथ हुआ क्या।
ठीक है, तो इंटरप्रिटेट किया जाता है और यूज़र को कम्युनिकेट किया जाता है। तो एक दो स्टेप्स और हो सकते थे, बट अदरवाइज ये जो सीक्वेंस गिवन है उसमें ये सीक्वेंस प्रॉपर है, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट, अंडर विच कॉन्सेप्ट द ओनर ऑफ द बिजनेस इज कंसिडर्ड एज क्रिएटर? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है उसमें माना जाता है कि व्यापार के स्वामी ने जो व्यापार में पैसा लगाया है उतना पैसा वो व्यापार पे मांगता है। जैसे अगर मान लीजिए ये एक हर्षिता करके ओनर है और ये इसने एक फार्मेसी बिजनेस में मान लीजिए कि 30 लाख रुपए लगाए। 30 लाख रुपए क्यों लगाए? ताकि संपत्ति खरीद सके, माल खरीद सके, एम्प्लॉय को भुगतान कर सके। तो 30 लाख रुपए इसने धंधे में लगाए। तो हर्षिता 30 लाख रुपए, जैसे इसका मान लो दुकान का नाम है चंद्रा मेडिकल स्टोर, तो ये चंद्रा मेडिकल स्टोर पे मांगती है। हालांकि चंद्रा मेडिकल स्टोर इसका खुद का है, लेकिन अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से माना जाता है कि जिस तरह बैंक से जो लोन लिया जाता है वो बैंक को चुकाया जाता है, इसी तरह हर्षिता जो कि ओनर है उसने जो धंधे में पैसा लगाया है वो हर्षिता को एक दिन वापस किया जाएगा। और एक दिन कौन सा है? जिस दिन व्यापार का समापन होगा, अर्थात ये दायित्व सबसे अंत में चुकाया जाएगा। कैपिटल इज अ इंटरनल लायबिलिटी, इट्स अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, इट विल पेड एट द एंड। बट ऐसा माना ही क्यों है? ये तो ओनर है, इसे क्रेडिटर की तरह क्यों लायबिलिटी साइड में दिखाया जा रहा है? ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व अवधारणा की वजह से ऐसा हो रहा है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी रिकॉर्डेड इन जनरल प्रॉपर? जनरल प्रॉपर यानी मुख्य जनरल, मुख्य जनरल यानी सहायक बही की 8वीं बही, जिसमें हम मजबूरी में जो कहीं नहीं जाता वो जनरल प्रॉपर में जाता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री जो वर्ष के शुरू में और वर्ष के अंत में की जाती हैं, ये एंट्री वाकई में जनरल प्रॉपर में ही होती हैं। ट्रांसफर एंट्रीज जैसे ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, परचेज रिटर्न को परचेज में, सेल्स रिटर्न को सेल्स में ट्रांसफर करते हैं, तो ये ट्रांसफर एंट्रीज भी जनरल प्रॉपर में होती हैं। इसी तरह एडजस्टमेंट एंट्रीज जरूरत पड़ने पर हमें करनी पड़ती है, और वो एंट्रीज, और रेक्टिफिकेशन एंट्री यानी अगर सुधार करना हो। तो ये तो चारों ऑप्शन हो गए। तो अच्छा ठीक है, नीचे ऑप्शन इस तरह के हैं ABCD ऑल, ये सारे ए आंसर हो जाएगा। ये सभी सौदे जनरल प्रॉपर मुख्य जनरल में दर्ज किए जाते हैं। इसके अलावा संपत्तियां जब हम उधार खरीदते बेचते हैं वो, और जब बैड डेट्स हो जाता है और जो BR वगैरह डिसऑनर हो जाता है, तो वो लेखे भी आपके जनरल प्रॉपर में हुआ करते हैं। इसके बाद है, अब ये पूछा एडजस्टमेंट एंट्री करते ही क्यों? ये जो अपन आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनर्ड, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इस तरह की PVD वगैरह की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं क्यों? ताकि हमारे खाते सही लाभ हानि दिखाएं, सही आर्थिक स्थिति दिखाएं। तो हम सही ग्रॉस प्रॉफिट जानना चाहते हैं, सही नेट प्रॉफिट जानना चाहते हैं, सही फाइनेंशियल पोजीशन चाहते हैं। ये सारी बातें हैं उपरोक्त सभी। क्योंकि जब आप किसी को कहते नहीं, अगर जैसे आप कहते हो कि मैं ना सही वित्तीय स्थिति जानना चाहता हूँ, तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि आपका लाभ हानि जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हम सब कुछ शुद्ध जानना चाहते हैं, इसीलिए हम एडजस्टमेंट एंट्रीज करके अपने अकाउंट्स को अप टू डेट एंड एक्यूरेट करते हैं। और एक कॉन्सेप्ट होता है अक्रूअल कॉन्सेप्ट, जो कहता है जो इस साल का है उसे सबको रिकॉर्ड कर लो, और एक होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट जो कहता है कि इस साल की इनकम के सामने इस साल के खर्चे डाल दो। इन दोनों कॉन्सेप्ट की वजह से भी एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए। अ सूट इज पेंडिंग अगेंस्ट द फर्म इन द कोर्ट वेयर इट विल बी शोन। अगर फर्म के विरुद्ध किसी ने वाद दायर कर रखा है, मुकदमा कर रखा है और केस अभी पेंडिंग है, क्योंकि जज साहब तारीख पे तारीख दे रखी है, तो मैं सपोज करो कि किसी केस का जजमेंट 31 मई को आना है। अब हम अपना बैलेंस शीट और अंतिम खाते 31 मार्च को बना रहे हैं, तो हमें पता नहीं कि 2 महीने के बाद जजमेंट क्या आएगा। तो ऐसी दायित्व जो किसी फ्यूचर में होने वाली घटना पर निर्भर करती है उसे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी कहते हैं, उसे संयोगिक या संदिग्ध दायित्व कहते हैं, और इसे हम बैलेंस शीट के नीचे फुटनोट में दिखाते हैं, यानी बैलेंस शीट के बाद फुटनोट में दिखाते हैं। तो इसका डी आंसर होगा। चलिए जी। 76 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस ऑफ अ फर्म। आपको ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स दे रखा है, PBD दे रखा है, डेटर दे रखा है, और फिर एडजस्टमेंट लिखे हुए हैं, यानी उसके नीचे ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है 1000 का बैड डेट्स, और एक ये लिखा है कि एक 5% का प्रोविज़न बनाइए। तो ये कह रहा है कि P&L में कितना अमाउंट जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पहले तो PBD अकाउंट बनाना आना चाहिए। प्रोविज़न अकाउंट का CR नेचर होता है, और आपके पास 10,000 रुपये का बैलेंस पड़ा है। ये आपका पुराना प्रोविज़न है, यानी ये तो हो गया आपका बाय बैलेंस BD, आपका ओल्ड प्रोविज़न है जो कि 10,000 का है। अब आपको अगले पेज पे मैंने साफ साफ बना रखा है, आपको DR साइड में एक तो बैड डेट्स लिखना है। आपका क्वेश्चन में जो ओरिजिनल बैड डेट्स है वो 3,000 रुपये है, और 1,000 आपका एडिशनल बैड डेट्स हुआ है, तो आपका कुल बैड डेट्स 4,000 रुपये का है, 3,000 और 1,000। और जो नया बैलेंस आप कैरी करना चाहते हो वो है 99,000 का 5%। कि सर डेटर तो 1 लाख के हैं, 1 लाख के हैं, लेकिन उसमें से 1,000 डूब गया ना, तो अब आपके पास 99,000 के डेटर बच गए,
और 5% आपको प्रोविज़न चाहिए, जो कि अमाउंट होता है 4950। अब आप कमाल देखो, यानी हमारे जो पूर्वज थे, जो बाप दादा थे, उन्होंने सोचा था कि हमारा बेड डेट्स 10,000 होगा, इसलिए वो हमारे लिए 10,000 का प्रोविज़न छोड़ के गए। यानी एक साल पहले हमें डेटर को देख के लगा कि 10,000 के बेड डेट्स होंगे, लेकिन हमने बेड डेट्स जो इस साल हुए हैं या जो होने वाले हैं उन दोनों को भी जोड़ दिया, तो हमारे बेड डेट्स 8950 हो रहे हैं। 4000 हो चुके हैं और 4950 होने वाले हैं, तो भी 8,950 के बेड डेट्स ही हो गए, यानी 1050 हमने सेव कर लिया। ये ठीक ऐसा ही है कि हम सोचने वाले थे कि हमारा इतना नुकसान होगा, लेकिन उतना नुकसान हुआ नहीं। तो सच बताऊं तो आपको 1050 का फ़ायदा हो गया है। इस क्वेश्चन में आप फ़ायदे में गए हो। अगर आप इसकी एंट्री क्रिएट करोगे अकाउंट देखकर, तो एंट्री बनेगी PBD टू P&L 1050। इसलिए ये अमाउंट जब आप पोस्टिंग करोगे तो ये P&L के CR में अमाउंट गिरेगा, तो आपका आंसर एक तो 1050 आएगा और ये अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। इसको PBD का रिवर्सल बोलते हैं, रिवर्सल ऑफ PBD। जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली अपने को कुछ ना कुछ अमाउंट P&L से लेना होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में इनके पास पुराना PBD ज़्यादा है, पुराना प्रोविजन ज़्यादा है, इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट होगी, 1050 आएगा CR साइड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये क्वेश्चन मैंने बना रखा है साफ सुथरा, आप देख सकते हैं 1050 इस तरह से एंट्री बनेगी PBD टू P&L। इसके बाद ये बड़ा गजब क्वेश्चन दिया था, इसने लिखा था इंस्टॉलिंग चार्जेस ऑफ अ न्यूली परचेज्ड ऑफ मशीन हैव बीन डेबिटेड टू मशीन अकाउंट। मतलब इन्होंने मशीन खरीदी, उसे इंस्टॉल किया और वो पैसा इन्होंने मशीन अकाउंट में डाला, तो बिल्कुल सही किया, यानी इसमें कोई एरर नहीं है। जनरली बच्चा इसमें लगा के आएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस वो करता है उसमें क्या होता है कि मशीन का जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है उसे हमारा अकाउंटेंट वेजेस अकाउंट में लिख देता है, तो हम उसको समझाते हैं यार तूने वेजेस अकाउंट में गलत लिख दिया, ये पैसा तुझे मशीन अकाउंट में लिखना चाहिए था। लेकिन यहाँ के अकाउंटेंट ने आपको गोता दे दिया है, चकमा दे दिया है। यहाँ पे मशीन जो परचेज की थी उसका जो इंस्टॉलेशन का खर्चा था उसने ऑलरेडी मशीन खाते में डाला है, यानी उस खर्चे को उसने कैपिटलाइज कर दिया है। इसमें कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, त्रुटि नहीं है। ए इसका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद एक संपत्ति का घटती हुई शेष पद्धति के आधार पर 10% की रेट से 3 वर्ष का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद मूल्य 393,660 है। इसमें थोड़ा आपको कॉमन सेंस लगाना है। एक चीज़ है, 1 साल हटाई, 2 साल हटाई, 3 साल हटाई, 3 साल के बाद आपको 393,660 देखने को मिल रहा है। यहाँ पे इन्होंने WDV वाला मेथड लिया है और यहाँ जो इन्होंने रेट ली है वो 10% की रेट ली है। अब आपको बताना है कि ओरिजिनली यहाँ पे इसकी कीमत क्या थी। तो 3 साल के बाद अगर इसकी वैल्यू 393,660 है तो पहले तो ये 4, 4.5, 5-6 लाख रुपए रही होगी। मैं कहना चाहता हूँ कम से कम इसका आंसर ए नहीं है, इनका आंसर BCD में से हो सकता है। अब इसमें 2 तरीके हैं, या तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, ये फॉर्मूला लगा लो। अगर इसमें क्या है सर, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है, मैं भरना बताता हूँ, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है तो। वैसे मैथमेटिकली तो यही तरीका है। उसमें आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% दे रखा है, आपको 1 लिखना है, माइनस 3 साल के बाद की जो वैल्यू आपको स्क्रीन पे दिख रही है वो है 393,660 और कॉस्ट वैल्यू हिडन है। तो अब आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये थोड़ा मुश्किल रास्ता रहेगा, आप इसको ऑप्शन लगा के कर लेना। इसमें आप 5,40,000 रुपये लिखो भगवान का नाम लेके कि यहाँ 5,40,000 रहा होगा। इस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाओ विच इज़ 54,000। तो पहले साल के डेप्रिसिएशन के बाद जो वैल्यू आपके पास आएगी वो है 4,86,000 रुपये। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद फिर आप 10% डेप्रिसिएशन लगाओ विच इज़ 48,600। तो ये हो गया आपका 4,37,400 और फिर 10% डेप्रिसिएशन लगाओ 43,740 रुपये। तो ये 0, 10 में से 4 गया 6, 13 में से 7 गया 6, 6 में से 3 गया 3 और सही बात है 3 में से 4 गया, ये वैल्यू आ रही है। यानी 5,40,000 रुपये यहाँ पे वैल्यू रखने पे यहाँ 393,660 आ रहा है। ये वाला तरीका आपको बहुत लंबे रास्ते में ले जाएगा। मैथ्स बहुत अच्छी हो तो लगाना, वरना तो आप ऑप्शन रख के कर लो। ओरिजिनली ये असेट 540 की रही होगी, बी इसका आंसर है। नेक्स्ट कहता है विच रिजर्व इज नॉट कैपिटल रिजर्व। इनमें से कौन सा रिजर्व कैपिटल रिजर्व नहीं है। जब हम शेयर या डिवेंचर को इशू करते हैं और जो प्रीमियम चार्ज करते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट है, तो कैपिटल रिजर्व हुआ। तो ये कैपिटल रिजर्व का एग्जाम्पल है। अगर हम किसी का इनकॉर्पोरेशन करते हैं, मतलब जब हमारा इनकॉर्पोरेशन होता है और उससे पहले का अगर हमने किसी का बिजनेस ले लिया और उसका जो प्रॉफिट होता है तो वो भी नेचर में कैपिटल होता है, इससे भी जो क्रिएट होगा वो कैपिटल रिजर्व होगा। अगर हम क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन करते हैं, यानी अपनी असेट्स को, इनकम को छुपाते हैं, तो इससे सीक्रेट रिजर्व क्रिएट होगा।
और अगर हम फिक्स्ड एसेट्स को उसकी ओरिजिनल कॉस्ट से भी ज़्यादा पे बेचते हैं तो भी ये कैपिटल प्रॉफिट होगा। इसका क्वेश्चन अभी आएगा, तो ये कैपिटल रिजर्व का एग्जांपल है। तो इसने पूछा था कौन सा कैपिटल रिजर्व नहीं है, तो सी केस में जो आपका है वो कैपिटल रिजर्व का मामला नहीं है। नेक्स्ट, ये चैप्टर अब डायरेक्ट आपके कोर्स में नहीं है, बिल ऑफ एक्सचेंज पहले हुआ करता था, फिर भी अकाउंट से रिलेटेड तो है ही है। अगर आप जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सपोज करो कि मुझे 1 जनवरी को एक बिल मिला और इसकी 3 महीने की मैच्योरिटी है, तो 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल और 3 दिन ग्रेस के जोड़े, तो 4 अप्रैल को इसका पेमेंट मिलना था। अब यूँ समझो कि इसका पेमेंट 4 अप्रैल को मिलना था, लेकिन अगर पार्टी से मुझे 1 महीना पहले ही पैसा मिल गया, यानी 4 अप्रैल की बजाय सपोज करो कि मुझे 4 मार्च को ही पैसा मिल गया, तो इसे बोलते हैं रिटायरिंग ऑफ बिल। और इस केस में मैं सामने वाले को जो डिस्काउंट दूंगा उसे रिबेट का नाम देंगे। तो इन द केस ऑफ रिटायरिंग ऑफ अ बिल, अमाउंट जो हम छोड़ देते हैं उसे रिबेट कहते हैं। तो ए का कनेक्शन 4 के साथ बैठेगा। अच्छा, अगर मान लीजिए कि मैं 4 अप्रैल को उसके पास पैसे लेने पहुंचा और उसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो इसे कहते हैं बिल का अनादरण, डिसऑनर ऑफ बिल। डिसऑनर ऑफ बिल के केस में नोटिंग चार्जेस लगते हैं। तो बी का कनेक्शन 3 के साथ होगा। अगर उसने ड्यू डेट पे हमें पैसा नहीं दिया तो हम वकील के पास दौड़ेंगे, नोटेरी चार्जेस लगेंगे। एक बिल का नवीनीकरण, सपोज करो उसके बाद वो हमारे पास आया और उसने कहा मुझे 2 महीने की और मोहलत दे दो, डिसऑनर होने के बाद या डिसऑनर होने से थोड़े दिन पहले वो हमारे पास आके कहता है कि सर मुझे 2 महीने का टाइम और चाहिए, तो मैं ब्याज लगाऊंगा। तो रिन्यूएबल ऑफ बिल है ना, जब बिल को रिन्यू करते हैं तो उस केस में हम इंटरेस्ट चार्ज किया करते हैं। और अगर हमसे नहीं रुका जाता, सपोज करो इस बिल की मैच्योरिटी है 4 अप्रैल की, लेकिन मान लीजिए कि 4 फरवरी को यानी 2 महीने पहले ही हम बैंक में पहुंच गए और बैंक से उसको कैश करा लाए, तो उसको बोलेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। इसे कहेंगे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। उस केस में आपका डिस्काउंट लगेगा, तो डी आपका कनेक्ट होगा 2 के साथ। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सेट किया था, मानना पड़ेगा। A4, ए के साथ आपका 4 बनेगा, बी के साथ आपका 3 बनेगा, सी के साथ आपका 1 बनेगा और डी के साथ आपका 2 बनेगा। ये सारे गुण यहाँ बैठ रहे हैं, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। यस, नेक्स्ट, और ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक फिक्स्ड एसेट थी, बेसिकली 2 लाख रुपए की थी, और मैं आपको बताऊँ इसमें 70,000 का डेप्रीसिएशन लग चुका होगा। आप कहेंगे सर आपको कैसे पता, क्योंकि इसकी WDV दे रखी है 1,30,000 रुपये। अब गजब देखो, जो चीज़ हमारी बुक्स में 130,000 की है, जिसकी बुक वैल्यू 130,000 की है, उसे हमने 2,20,000 में बेचा। तो आप कहेंगे 90,000 का प्रॉफिट हुआ। बिल्कुल हुआ, 90,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन अब इसमें इस प्रॉफिट के 2 हिस्से होंगे। इसमें से कुछ प्रॉफिट को कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा और कुछ प्रॉफिट को रेवेन्यू प्रॉफिट माना जाएगा। वो कैसे? आपकी कॉस्ट वैल्यू और सेल वैल्यू का जो डिफरेंस है, आपकी कॉस्ट वैल्यू और सेल वैल्यू का डिफरेंस जो 20,000 रुपये है, उस 20,000 रुपये को कैपिटल प्रॉफिट माना जाएगा। और बाकी का जो 70,000 रुपये है, अगर आप टेक्निकल टर्म्स में समझें तो अप टू द डेप्रीसिएशन उसे रेवेन्यू प्रॉफिट कहेंगे, और जो सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस है उसे कैपिटल प्रॉफिट में कहेंगे। जो थोड़ी देर पहले डी ऑप्शन आया था एक क्वेश्चन का कि एन एसेट सोल्ड अबव इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, तो ये 20,000 रुपये आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा, 70,000 रुपये आपका रेवेन्यू प्रॉफिट होगा। इसका आंसर सी आएगा। नेक्स्ट, गोपाल, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। गोपाल एक बिजनेस के ओनर हैं, उन्होंने अमाउंट विड्रॉ किया। अगर वो बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो कैश बिजनेस में से गया, ऊपर ड्राइंग लिखा जाएगा। अगर ड्राइंग ऑप्शन हो तो आपको ड्राइंग भरना है, ड्राइंग की जगह कभी कभी कैपिटल ऑप्शन हो तो कैपिटल ऑप्शन भरना है। तो ड्राइंग टू कैश, इसका आंसर सी रहेगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। द ट्रांसफर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय द होल्डर टू एनी अदर पार्टी बिफोर इट्स ड्यू डेट इज कॉल्ड। सपोज करो हमारा नाम राम है, सामने वाले का नाम श्याम है। बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर डायरेक्ट अब कोर्स में नहीं है। श्याम से हमें एक बिल मिला और वो बिल हमने गोपाल को दे दिया, तो इसे कहते हैं एंडोर्समेंट। इसे हम कहते हैं हिंदी में बेचान। तो बिल को चाहते तो हम हमारे पास रख सकते थे, चाहते तो बिल की डिस्काउंटिंग करा सकते थे, लेकिन बिल को हमने किसी और को दे दिया, तो अब पेमेंट किसी और को मिलेगा। तो इस कहानी में गोपाल को हमने बेचान किया है। दिस इज नोन एज एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल का बेचान। नेक्स्ट, व्हेन एन अकोमोडेशन बिल इज डिस्काउंटेड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज बॉर्न बाय। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अगेन, एक राम है और एक श्याम है। मान लीजिए राम और श्याम दोनों पक्के दोस्त हैं, दोनों को पैसे की ज़रूरत है। सपोज करो 2 लाख रुपए का एक बिल
राम को श्याम से मिला, हमने श्याम को कोई माल नहीं बेचा, बस थैंक यू में हमने उससे एक बिल ले लिया और ये भी कि इसको 184,000 में डिस्काउंट करा लिया, 184,000 में डिस्काउंट करा लिया, 16,000 रुपये का डिस्काउंट हुआ। नाउ द क्वेश्चन इज कि इस 16,000 के डिस्काउंट को कौन बेयर करेगा। तो क्वेश्चन का जवाब ये है कि ये जो 1,84,000 रुपये मिला उसका क्या हुआ। सपोज करो इस पैसे को उन्होंने 3:1 में बांट दिया, सपोज कर लेते हैं इस पैसे को 3:1 में बांट दिया, तो 184 का आधा होता है 92, उसका आधा होता है 46। मान लेते हैं कि 46,000 तो श्याम ने रख लिया और 138,000 राम ने रख लिया, यानी इन्होंने धन को 3:1 में बांटा। तो आंसर ये है कि जो डिस्काउंट भी है वो भी 3:1 में बांटा जाएगा। तो आंसर ये हुआ कि अकोमोडेशन बिल के केस में जितना जितना फंड वो लोग यूटिलाइज करेंगे उतना उतना डिस्काउंट उस रेशियो में बेयर किया जाएगा। तो इसके लिए आंसर डी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद है एक्स और वाई एक फर्म में पार्टनर हैं, उनकी कैपिटल। अगेन ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सा था, सिंपल बट अच्छा सा। एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है, उन्होंने जेड को पार्टनर बनाया, जेड 30,000 रुपये की कैपिटल के साथ आया, इन्होंने पूछा गुडविल। तो पहले तो बच्चा ये चौंकता है सर गुडविल इसमें कैसे निकलेगा, तो इसमें तो कैपिटल दे रखी है। तो कैपिटल के रास्ते से जो गुडविल निकलती है उसे हिडन गुडविल कहते हैं, उसे इन्फर्ड गुडविल कहते हैं। इसमें आपका ये होगा, इसमें भी देखो ये लॉजिक आते हुए भी क्वेश्चन गलत कैसे होता है वो बताता हूँ। 30,000 रुपये आपको जेड की कैपिटल दे रखी है और जेड का आपको रेशियो दे रखा है 1/4, तो 1/4 का आप रिवर्स करोगे तो आपकी 1,20,000 कैपिटल होनी चाहिए। यानी ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल टोटल कैपिटल शुड बी 120,000 होनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक्स की कैपिटल जोड़ें, वाई की कैपिटल जोड़ें और जेड की कैपिटल भी जोड़ें, यानी आप इनकी एक्चुअल कैपिटल जोड़ें तो वो 1,09,000 होती है। तो ये दोनों कैपिटल का जो गैप होता है उसे गुडविल कहते हैं। यहाँ पे बच्चा फिसलेगा, 11,000 देख के 11,000 आंसर लगा देगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा था, जेड के हिस्से की ख्याति कितनी होगी, यानी इन्होंने फॉर्म्स गुडविल नहीं पूछा, दे आस्क्ड अबाउट जेड्स गुडविल। तो आपको 11,000 रुपये में जेड का रेशियो भी निकालना पड़ेगा। 11,000 का 1/4 निकालेंगे तो 2,750 आएगा, 2,750 आएगा। इसका आंसर ए रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद ये क्वेश्चन पता नहीं क्यों उन्होंने डिलीट किया, ये मैं बताऊंगा ऐसे आरपीएस ने क्यों डिलीट किया, मुझे ये भी पता है। ये क्वेश्चन एक पुरानी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है उस जैसा है, एग्जैक्ट डिट्टो लैंग्वेज सेम नहीं है, लेकिन क्वेश्चन की 95% लैंग्वेज उस जैसी है। तो वहां के आंसर का यहां से आंसर नहीं मिला तो उन्होंने इसको डिलीट कर दिया, जबकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बिल्कुल साफ सुथरी है। और ये क्वेश्चन का आंसर मैं अभी आपको बताता हूं, एक बार आप सुन लीजिए। 2 तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। ये भी एक कंपनी है आदर्श लिमिटेड, उन्होंने 10 रुपये वाले शेयर थे, 7 रुपये मांगे थे, 40 अंशों का हरण किया, जिन पे 5 रुपये का भुगतान विराट ने कर दिया था। कहानी के साथ समझे, बेसिकली शेयर 10 रुपये वाला है, हमने उसमें से 7 रुपये मांगा है, 7 रुपये में से हमें 5 रुपये मिला है और 2 रुपये चूंकि नहीं मिले तो हमने गुस्से में उसके शेयर को फॉरफिट कर दिया। ये हो गई पहली बात। यहाँ पे हमने शेयर फॉरफिट किए 40, लेकिन इसमें से हमने री इशू किए 30 को हमने री इशू किया किस रेट में, 6 रुपये की रेट में, अज्यूमिंग एज फुल्ली पेड। यानी हमने जब री इशू किए, तरुण को री इशू किए तो 6 रुपये में री इशू किया और सामने वाले को ये कहा कि आपका फुल पेमेंट हो गया। यहाँ पे साफ लिखा है हमने उसे पूर्ण प्रदत्त रूप से री इशू किए। अब आपको कैपिटल रिजर्व का अमाउंट निकालना है। एक तरीका तो ये है कि फॉरफिचर की एंट्री करो, री इशू की एंट्री करो और फिर आप कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री करो। एक शॉर्ट तरीका जो मैंने बता रखा है बहुत बार वीडियोस में वो ये है, आपको पहले शेयर होल्डर से कितने रुपए मिले, आपको पहले शेयर होल्डर से 5 रुपये मिले, आपको दूसरे शेयर होल्डर से कितने रुपए मिले, आपको दूसरे शेयर होल्डर से 6 रुपये मिले, आपको कुल मिला के कितने रुपए मिले, 11 रुपये मिले। जबकि एक फुल्ली पेड शेयर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 10 रुपये। 10 रुपये के सामने आपको कितने रुपए मिले, 11 रुपये, यानी आपको 1 रुपया फालतू मिला। 1 रुपया फालतू मिला तो 30 शेयर पे आपको 30 रुपये फालतू मिले, तो इसका आंसर 30 रुपये होना चाहिए। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा कि उस लैंग्वेज में क्या था, इसका आंसर क्या, इसका आंसर नो डाउट 30 रुपये होना चाहिए था। बट ठीक है, जो भी एक्सपर्ट थे, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया और उन्होंने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। इस क्वेश्चन का आंसर सिंपली 30 रुपये होना चाहिए। भले आप इसमें फॉरफिचर वाली एंट्री से करोगे तो भी उसमें यही निकल के आएगा। उस एंट्री में क्या होगा, जब आप फॉरफिचर वाले रास्ते से जाओगे तो पहले 40 अंशों का हरण होगा तो आपको पहली एंट्री में 200 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, पहले आपको पहली एंट्री में 200 रुपये प्रॉफिट होगा। उसके बाद आप जब 30 अंशों को री इशू करोगे
तो आपको 120 रुपये का नुकसान होगा, ठीक है। फिर आपको एक काम करना पड़ेगा, वो ये कि 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 40 शेयर पे, तो 30 पे कितना, ऐसे निकाल के आपका 150 रुपये बनेगा। यानी आपके पास 150 रुपया अवेलेबल था डिस्काउंट के लिए, लेकिन आपने उसमें से 120 रुपये का ही डिस्काउंट दिया, तो 30 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा, यानी 30 रुपये ही इसका आंसर होना था, ठीक है। इसके बाद जो डिसोल्यूशन वाला चैप्टर होता है, उसमें जब फर्म का समापन होता है, हम वसूली खाता बनाते हैं, उस पर जो लाभ हानि होता है तो वो पार्टनर्स के रेशो में जाता है। यानी अगर XYZ की फर्म का डिसोल्यूशन हो गया तो फर्म के समापन में जो लाभ हानि होगा वो उनके लाभ विभाजन अनुपात में जाएगा। इसमें कोई गाना बना मर्रे नियम की ज़रूरत नहीं है, ये दिवालिया का क्वेश्चन नहीं है, ये रूटीन क्वेश्चन है। तो डिसोल्यूशन प्रॉफिट या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन इज बीइंग शेयर्ड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए आंसर है सिंपली। इसके बाद है अगर सारे ऋणपत्रों का शोधन हो जाए तो DRR खाते का जो शेष है वो कहाँ जाएगा, तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व है, एक विशिष्ट संचय है। जब आपका रिडम्पशन पूरा हो जाए यानी आपका उद्देश्य पूरा हो जाए तो ये जनरल रिजर्व में चला जाता है। तो DRR इज ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, तो इसका आंसर जनरल रिजर्व है। सिंपल इफेक्टिव क्वेश्चन। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ असर्टेनमेंट कॉस्ट, यानी जब आप कॉस्ट को असर्टेन करते हैं यानी लागत को निश्चित करते हैं तो इसको बोलते हैं कॉस्टिंग। तो कॉस्टिंग मतलब होता है कॉस्ट को कैलकुलेट करना, परिव्ययांकन, लागत निर्धारण या परिव्यय, इसमें दो शब्द हैं, परिव्यय प्लस अंकन, उससे ये शब्द बना है, कॉस्टिंग कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है, सिंपल होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, तो कॉम्प्लेक्स होना ही नहीं चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक्यूरेट, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सारे गुण हैं। हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम अगर हमने डाल दिया, देखो एक तो हाथ से अकाउंटिंग होते हैं उसको बोलते हैं मैनुअल अकाउंटिंग, और एक होती है कंप्यूटर्स की मदद से, टैली या दूसरे सॉफ्टवेयर, बिजी, इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं, उसकी मदद से अकाउंटिंग करना। तो वो सिस्टम सरल होना चाहिए, ईजी टू यूज़, इंटीग्रेट करे, यानी सारी चीज़ों का ऐसा नहीं अलग अलग कंप्यूटर्स पे भागना पड़े, अलग अलग फाइलों में जाना पड़े, एक ही जगह होना चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, क्लियर समझ में आना चाहिए, ऐसे नहीं खाली अकाउंटेंट को समझ में आ रहा है बाकी किसी को समझ ही नहीं आ रहा, शुद्ध होना चाहिए, मापनीय होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, ए इसका आंसर है। नेक्स्ट, 5 पिलर, एक आपका जो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम है उसके 5 पिलर होते हैं, जैसे एक बिल्डिंग पिलर पे टिकी हुई होती है, एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी हार्डवेयर की, सॉफ्टवेयर की, एक प्रोसेस की, उसे करने वाले लोगों की और डेटा की। तो आपको चाहिए डेटा, पीपल, प्रोसीजर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन 5 जनों के होने पे आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को इनेबल कर सकते हो। नेक्स्ट, आपका अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में फ्रीक्वेंसी जिस स्पीड से बढ़ती है उसी स्पीड से फ्रीक्वेंसी गिरती है। तो ये जो घंटीनुमा चित्र बना हुआ है इसमें ये टच नहीं होते, ये जो कर्व बना हुआ है ये कभी टच नहीं होता, तो नीचे वाली लाइन को मानो। यहाँ पे इस केस में आपका मीन और मीडियन और मोड बराबर होते हैं। तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत होती है मीन, मीडियन, मोड बराबर होते हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है तो अगर आपका मीन 12 है तो आपका मोड भी 12 होगा। बाकी केसेस में ये रिलेशन देखने को मिलता है, z बराबर 3m-2m, ये देखने को मिलता है, ठीक है। यानी मीन, मीडियन, मोड की वैल्यू अलग अलग आएगी, मीन की ज़्यादा आएगी, मीडियन की बीच में आएगी, मोड की कम आएगी, लेकिन मतलब अगर वो पॉजिटिवली स्क्यूड है तो। लेकिन अगर सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन, मीडियन, मोड तीनों इक्वल होंगे, तो इसका आंसर ए आएगा। नेक्स्ट कहता है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है या कहीं गलत है। तो CV का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डिविएशन बटा मीन इंटू 100, ये फॉर्मूला है CV कैलकुलेट करने का, यानी इसको कैलकुलेट करने से पहले आपका स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन दोनों आ चुके होने चाहिए। तो ये एक निरपेक्ष माप है, नहीं। CV जो निकाला जाता है, CV चीज़ों को परसेंटेज के फॉर्म में बताते हैं। तो कोई भी चीज़ जो कॉफिशिएंट के फॉर्म में या परसेंटेज के फॉर्म में बताई जाती है वो निरपेक्ष नहीं होती, वो सापेक्ष होती है। तो दिस इज़ फॉल्स। यह स्टैंडर्ड डिविएशन का परसेंटेज फॉर्म है, बिल्कुल कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना। अगर मैं यूँ रखूँ स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन मीन, तो इस चीज़ को बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, और इसमें अगर इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो ये जो लिखा हुआ है वो सही लिखा है। इसका उपयोग 2 या 2 से ज़्यादा श्रेणियों में कंसिस्टेंसी देखने के लिए कहा जाता है। एक ज़माने में 2 प्लेयर होते थे, राहुल द्रविड़ और शाहिद आफरीदी, एक इंडिया का था एक पाकिस्तान का था। इसलिए नहीं कि शाहिद आफरीदी पाकिस्तान का था इसलिए बुरा है, दोनों का एवरेज 40 के आसपास है।
लेकिन ये है कि आफरीदी की इनकन्सिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है, उसका कोई भरोसा नहीं है, कभी बहुत ज़्यादा बनाता है, कभी बहुत कम रन बनाता है। और राहुल द्रविड़ की खासियत थी कि उसके अंदर कंसिस्टेंसी थी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी और इनकन्सिस्टेंसी को दिखाने के लिए सीवी का यूज़ किया जाता है। और जितना ज़्यादा सीवी होता है उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी यानी उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन माना जाता है। ये बात भी सही है, यानी सीवी ज़्यादा होना अच्छा नहीं है, जैसे बीपी ज़्यादा होना अच्छा नहीं है वैसे सीवी ज़्यादा होना अच्छा नहीं है। सीवी कम हो तो अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो जस्ट ये तीनों लास्ट के स्टेटमेंट सही हैं, पहला वाला फॉल्स है, ए आंसर है। नेक्स्ट, अगर आपको बच्चों का इंटेलिजेंसी लेवल देखना है, इंटेलेक्चुअल लेवल देखना है, तो आप उन बच्चों के लिए क्या करोगे, उन बच्चों का आप मीडियन देखोगे। ठीक है, क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, अगर तो क्लास में भोंदू भी होते हैं, होशियार भी होते हैं, तो आपको एक मिड बीच में बैठे हुए बच्चे को देखना चाहिए। बीच में इन द सेंस सिटिंग वाइज बीच में नहीं, जो मार्किंग के हिसाब से जो बीच में बच्चा आ रहा है उसको देखना चाहिए। उससे आपको क्लास का बौद्धिक स्तर पता लग जाएगा कि ये 70% वाले बच्चों का ग्रुप है, 80% वालों का है, या 40% वालों का ग्रुप है। तो मीडियन देखा जाता है। मैं आपको एक यूज़ बताता हूँ, जो चीज़ फैशन में चल रही है उसके लिए मोड देखा जाता है। अगर आपको गुण एट्रीब्यूट्स का ट्रेट्स कहते हैं, गुणों का माध्य निकालना है तो मीडियन यूज़ करना चाहिए। अगर आपको जनसंख्या की वृद्धि दर, मृत्यु दर और डेप्रिसिएशन की रेट या कंपाउंड इंटरेस्ट रेट वगैरह की एवरेजिंग करनी है तो ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करना चाहिए। और अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की औसत गति देखनी है या किसी वस्तु का औसत मूल्य देखना है तो आपको हार्मोनिक मीन यूज़ करना चाहिए। तो ये यूज़ केस है, ये जो मैंने चारों बातें बोली अच्छे से याद करना। ठीक है, अभी का आंसर मीडियन था। नेक्स्ट, अगर आपने ऋण पत्रों का निर्गमन किया, डिवेंचर्स को इशू किया और उस पर आपने डिस्काउंट दिया या प्रीमियम प्रॉमिस किया, उस वजह से अगर आपको लॉस हुआ और ये लॉस को आप बैलेंस शीट के बाद 12 महीने के बाद राइट ऑफ करने का सोच रहे हो, ठीक है, समझना, आपने डिवेंचर्स को इशू किया, उस समय आपने डिस्काउंट दिया या प्रीमियम का प्रॉमिस किया, इसलिए आपको लॉस हुआ। आजकल तो नियम ये है कि आपको तुरंत उसी वर्ष में उसको राइट ऑफ कर देना चाहिए, तो ये P&L में जाएगा अगर राइट ऑफ कर दिया तो। अगर आप 12 महीने की रेंज में, 12 महीने के अंदर अंदर इसको राइट ऑफ करने का इरादा रखते हो तो इसे OCA कहेंगे। लेकिन अगर आपका जो रिडम्पशन पीरियड का इरादा है वो 12 महीने के बाद का है, आप 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में रिडम्पशन करने का इरादा रखते हो तो इसे ONCA कहेंगे, इसे अदर नॉन करंट एसेट्स कहेंगे। अभी के लिए इसका आंसर बी आएगा। अच्छा, कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार अब जो कंपनी के वित्तीय विवरण हैं वो इस लंबे फॉर्म में बनते हैं। इस लंबे फॉर्म को वर्टिकल फॉर्मेट बोलते हैं, रिपोर्टिंग फॉर्मेट बोलते हैं। एक ज़माने में जब कंपनीज एक्ट 1956 होता था तो वर्टिकल बैलेंस शीट भी चलती थी, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट भी चलती थी। ऐसी वाली बैलेंस शीट जो तुमने खूब बनाई हैं वो हॉरिजॉन्टल होती हैं, लेकिन कंपनी ऐसी नहीं बनाती है। कंपनी आजकल वर्टिकल बैलेंस शीट बनाती है, उसमें ऊपर आ जाता है इक्विटी एंड लायबिलिटी, इधर आ जाता है असेट्स, इधर टोटल, इधर टोटल। वर्टिकल फॉर्मेट, रिपोर्टिंग फॉर्मेट, बी आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैथड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, 10 हैं, उनके नाम याद करके जाना। कॉस्टिंग की कुछ टेक्निक्स हैं, उनके नाम याद करके जाना। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग ठेकेदार यूज़ करते हैं, ये मेथड है। जॉब कॉस्टिंग जो छोटे मोटे ऑटोमोबाइल वाले, प्रिंटिंग प्रेस वाले वो यूज़ करते हैं, रिपेयरिंग वर्कशॉप वाले, उनके बाद छोटे छोटे काम आते हैं, उसे ये भी कॉस्ट निकालने का मेथड है। प्रोसेस में अंदर एक चीज़ बी प्रोसेस में जाती है, बी से वो सी प्रोसेस में जाती है, ये भी एक मेथड है। लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक टेक्निक है। जब आप एक्चुअल कॉस्ट के बाद कॉस्टिंग करते हो, एक्चुअल कॉस्ट के बाद कॉस्ट निकालते हो, उसको हिस्टोरिक कॉस्टिंग बोलते हैं। और जब आप कॉस्ट को अंदाज़ा पहले से ही लगा लेते हो, उस बेस पे कॉस्टिंग करते हो, तो वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, तो वो एक टेक्निक है। ठीक है, तो इसका आंसर डी रहने वाला है। नेक्स्ट, इसके बाद है वो टेक्निक कौन सी है जिसमें असेट्स और लायबिलिटीज़ को 100 में चेंज किया जाता है, तो वो है आपकी कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये वाला आंसर। ठीक है, होता क्या है, हमारी जितनी भी तरह तरह की एसेट्स हैं, मतलब A B C ये हमारी लायबिलिटीज़ हैं, इधर D और E हमारी असेट्स है। सपोज करो हमारी असेट्स का योग 5 लाख है, तो ये जो 5 लाख है इसको 100 मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर मान लेते हैं 1 लाख है, ये 2 लाख है, ये 2 लाख है, तो 1 लाख 5 लाख का कितना होता है 20%, 2 लाख 5 लाख का कितना होता है 40%, 2 लाख 5 लाख का कितना होता है 40%, 3 लाख 5 लाख का कितना होता है 60%,
और 2 लाख 5 लाख का कितना होता है 40%। मतलब टोटल लाइबिलिटीज़ को जिसमें 100 मान लिया जाता है और टोटल असेट्स को जिसमें 100 मान लिया जाता है वो होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट। और इसी प्रकार के क्वेश्चनों में नेट सेल्स को 100 मान के जो इनकम स्टेटमेंट बनता है उसको बोलते हैं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। ये कौन सा चैप्टर है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वाला चैप्टर है, जिसकी बहुत सारी टेक्निक होती है। वन ऑफ द टेक्निक इज कॉमन साइज एनालिसिस। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट इसका आंसर है। ठीक है, इसके बाद है इसमें से किस में इनफ्लो नहीं होगा? अगर आप डिवेंचर इशू करोगे तो पैसा आएगा, सो इनफ्लो। अगर बीपी डिक्रीज हुए हैं, बिल पेबल डिक्रीज हुए हैं, मतलब अपन ने उसके लिए पेमेंट किया है तो इसमें पैसा जाएगा। प्लांट सेल करोगे तो पैसा आएगा। डेटर डिक्रीज होंगे तो मतलब उनसे पैसा आया होगा। तो देख ही रहे हो इसके अंदर आपका इनफ्लो नहीं है, इन अदर वर्ड्स आउटफ्लो है। तो कैश फ्लो वाला स्टेटमेंट हमेशा से कोर्स में रहा है, बहुत अच्छे से याद करके जाना। स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट ले लेना या पीडीएफ मंगा लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ड्राइंग ऑफिस सैलरी। वैसे बहुत सारी बुक में इसका फैक्ट्री ओवरहेड लिखा हुआ है। ये बहुत ही कंफ्यूज करता है बच्चों को क्वेश्चन, क्योंकि इसके नाम में ऑफिस आता है, पर ये बेसिकली है क्या? ड्राइंग ऑफिस, मतलब वो ऑफिस जो ड्राइंग बनाता है। तो जनरली इसका आंसर फैक्ट्री ओवरहेड लगाया जाता है, लेकिन बाद में कुछ और बुक्स देखी गई तो उसमें कुछ बुक्स में इसे सेलिंग ओवरहेड भी माना गया है। उसमें ये कहा गया है जब ये डिपार्टमेंट प्रोडक्ट के स्केचेस बनाता है, प्रोडक्ट के नक्शे बनाता है, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड है। और जब ये कस्टमर को समझाने के लिए, उनसे मोल भाव या नेगोशिएशन करने के लिए मैप्स बनाता है, तो ये सेलिंग ओवरहेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन फंस गया तो आरपीएससी ने इसको डिलीट कर दिया। तो आज के दिन सही है कि आरपीएससी ने इसको डिलीट कर रखा है, सही है। वैसे 90% किताबों में इसे फैक्ट्री ओवरहेड माना जाता है, लेकिन कुछ किताबों में इसे सेलिंग ओवरहेड माना जा सकता है, इसके बारे में भी लिखा हुआ है। तो इसलिए आरपीएससी ने ठीक डिलीट किया। ठीक है, चलो लास्ट 20 क्वेश्चंस, क्योंकि उसके बाद बाकी के 30 क्वेश्चन साइकोलॉजी के। तो 101 कहता है इफ सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज 25,000। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है आपने 25,000 में बेचा और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे 4,000 आपका खर्च हुआ, और ये भी कि आपने प्रॉफिट कमाया है 25% ऑन द कॉस्ट। तो बताओ आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होगी? तो ये ऑब्वियस सी बात है, कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। और अगर आपको कॉस्ट शीट आती है, ध्यान होगा आपको, तो शुरू में आपकी प्राइम कॉस्ट आएगी, फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, उसके बाद आएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि आपने कितने की बनाई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग के एक्सपेंसेस जुड़ते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट आती है, और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जुड़ता है तो आपका सेल्स आता है। ओके, तो अब अपने वो सेल्स दे रखा है और प्रॉफिट बता रखा है कि आपका प्रॉफिट है 25%। लेकिन हमें पता है कि अकाउंट्स में दो तरह की लैंग्वेज होती है, एक होता है 25% ऑन कॉस्ट और एक होता है 25% ऑन सेल, और दोनों का मतलब अलग होता है। तो 25% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है, इसको सिंपली फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/4 ऑन कॉस्ट। अगर आप कॉस्ट वैल्यू पे 1/4 कमा रहे हो, यानी इसका टेक्निकली मतलब होता है कि 4 रुपये की चीज़ को 1 रुपये के प्रॉफिट पे लेके बेच रहे हो, तो इसका सेंस निकलता है 1/5 ऑन सेल। आप 4 की चीज़ को 5 में बेच रहे हो और 1/5 ऑन सेल। अब आपकी सेल दे रखी है, आप सेल्स पे 1/5 अप्लाई करोगे तो 5,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। अब बात समझो, 25,000 आपकी सेल है, 5,000 आपका प्रॉफिट है, तो आपकी कॉस्ट 20,000 रही होगी। ठीक है, 20,000 आपकी कॉस्ट रही होगी, और 20,000 की कॉस्ट में से भी 4,000 तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे लगे हैं, तो प्रोडक्शन पे तो 16,000 की कॉस्ट ही रही होगी। ठीक है, क्योंकि 4,000 रुपये की कॉस्ट को मिला के आपकी कॉस्ट 20,000 आई है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट 16,000 रही होगी। बी इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर आर कवर्ड अंडर विच सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब इसे यूं देखिए कि कंपनी ऑडिटर वैसे क्लियर कट एक चैप्टर था पहले सिलेबस में, अभी ऑडिट वर्ड है, लेकिन ऑडिट में फिर टाइप ऑफ ऑडिट आ जाता है। जब आप टाइप ऑफ ऑडिट आ जाता है तो कंपनी ऑडिट भी आ ही जाता है। तो फिर आपको ये सेक्शन, मैंने हमेशा अलग अलग वीडियोस में कहा है, ये सेक्शन 139 से सेक्शन 148 तक के सेक्शन आपको पक्के याद रखने हैं। 139 में है अपॉइंटमेंट, 140 में है उसको हटाया जाना या त्यागपत्र, 145 टॉक्स अबाउट उसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, 142 टॉक्स अबाउट रेम्यूनरेशन, 143 इज अबाउट इस पावर, इसकी जो राइट्स हैं और उसकी जो लाइब्रेरीज है। तो 143 इस क्वेश्चन का आंसर है, जहां उसके राइट्स और ड्यूटीज़ को डिफाइन किया गया है। और 144 में है कि वो कुछ तरह की सर्विसेज नहीं दे सकता। 145 में है कि उसे ऑडिट रिपोर्ट पे साइन करना होगा। 146 में है उसको जनरल मीटिंग में अटेंड करने का अधिकार है, एट द सेम टाइम में उसका दायित्व भी है कि वो मीटिंग अटेंड करे।
147 बताया गया है कि अगर वो इन धाराओं का उल्लंघन करता है तो क्या सज़ा होगी, और 148 पे है कॉस्ट ऑडिट के बारे में। तो ये सेक्शंस आपको कस के याद करने हैं। 143 में इसके दे रखे हैं राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, नेक्स्ट एक दे रखा है क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एन आइटम ऑफ इन्वेंट्री फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ईओक्यू का मतलब होता है हमें एक बार में कितने यूनिट मंगाने चाहिए। फॉर्मूला बहुत तरीके से लिखा जाता है, पॉपुलरली √2 RO/C। क्या मतलब है, आप सबसे पहले देखो आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, एनुअल रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट 3200 है। ओ से मतलब है पर ऑर्डर ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक बार में ऑर्डर देने की कॉस्ट क्या है, विच इज़ गिवन 150 रुपी। और सी से मतलब है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट को केयर करने में कितना रुपये खर्च लगता है। तो 6 रुपये की यूनिट है, 25% आपका खर्चा लगता है, तो 6 रुपये का 25% होता है 1.5 रुपया। तो 1.5 रुपये यानी एक यूनिट को, इसका मतलब होता है एक यूनिट को 1 साल तक संभाल के रखोगे तो 1.5 रुपया खर्च होगा। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब अपन ने इसको 1.5 को सॉल्व किया 150 से, तो ये हो गया 100। तो ऊपर हो गया 32 दूनी 64, 64 के आगे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0। ठीक है, तो ये 800 निकल के आ गया। यानी इसका मतलब ये है, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि हमें 800 यूनिट 800 यूनिट 800 यूनिट और 800 यूनिट मंगाने चाहिए। यानी हमें 3200 यूनिट की एनुअल रिक्वायरमेंट है। हमारा जो ऑर्डर साइज़ होना चाहिए वो 800 यूनिट का होना चाहिए। अगर ये कभी पूछ ले कि बताओ कितने ऑर्डर लगाने पड़ेंगे, तो आपको साल में 4 ऑर्डर लगाने पड़ेंगे। कभी ये पूछ ले कि 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर के बीच में कितना समय होगा, तो चूंकि हम 12 महीने में 4 ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं, इसका मतलब है 2 ऑर्डर के दरमियान, बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर्स देयर विल बी ए टाइम पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, अभी अपन मुद्दे पे रहते हैं। 800 यूनिट का ऑर्डर हमें करना चाहिए, इससे हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल रहेगी और टोटल कॉस्ट मिनिमम रहेगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आप रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर करते हैं तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब पहले कभी आपने डिवेंचर इशू किए थे तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, उसका रिडम्पशन भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अगर आप डिविडेंड पे करते हो तो डिविडेंड जब आप पे करते हो तो चाहे आप फाइनेंशियल कंपनी हो चाहे नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो, यानी किसी भी तरह की कंपनी हो, क्योंकि डिविडेंड पे हम किस पे करते हैं, शेयर इशूड पे। क्योंकि हम शेयर इशू करते हैं तो आपको डिविडेंड भी पे करना पड़ेगा। इट मेक्स इट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड पे करना सभी तरह की कंपनियों के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। नाउ डिविडेंड रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव में 2 खेल हैं। अगर कोई ऑर्डिनरी कंपनी है वो डिविडेंड रिसीव करती है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, और अगर कोई फाइनेंस कंपनी है तो फाइनेंस कंपनी का काम ही होता है पैसे इन्वेस्ट करना, तो उनके लिए डिविडेंड रिसीव करना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि डिविडेंड रिसीव्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हो सकती है फॉर अ फाइनेंस कंपनी, और बाकी ऑर्डिनरी कंपनी के लिए डिविडेंड रिसीव इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और ये यही क्वेश्चन था, इसका आंसर सी रहेगा। वैसे जो आपको शेयर इशू करने से प्रोसीड्स मिलती है, पैसा मिलता है, वो भी आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। ये क्लियर कट इनमें से ऑड वन आउट है, अलग है, यही आंसर है। नेक्स्ट, कर्मचारियों द्वारा किए गए निष्क्रिय समय की लागत जिसे उत्पादन प्रक्रिया के लिए सामान्य माना जाता है को प्रभावित किया जाना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जैसे एक लेबर है, वो 8 घंटे के लिए आपकी फैक्ट्री में आता है, ठीक है, उसमें से ये भी मान लेते हैं कि 7 घंटे तो वो ईमानदारी से काम करता है, लेकिन 1 घंटे में वो मान लीजिए लंच ब्रेक भी लेगा, टी ब्रेक भी लेगा, ड्रेस भी चेंज करेगा, वॉशरूम भी जाएगा, और ये को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये तो देखो भाई, इतना टाइम तो ख़राब होगा ही होगा। तो ये जो नॉर्मल आइडल टाइम है, इसकी कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड मानना चाहिए। यानी लॉजिकली यूँ समझो कि अगर आप इसको रोज़ के 800 रुपये दे रहे हो, मान लो रोज़ के 800 रुपये दे रहे हो, तो जो 7 घंटे इसने प्रोडक्टिव खर्च किया वो 700 रुपये तो डायरेक्ट वेजेस माना जाएगा और आपकी प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा, अगर आप कॉस्टिंग बहुत अच्छी रखना चाहते हो तो। और जो 1 घंटे का 100 रुपये दे रहे हो जिसमें वो कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको कुछ कह नहीं सकते, ये इतना टाइम तो देखो मानव के केस में जाएगा ही जाएगा, इंसान के केस में। तो इस 1 घंटे की कॉस्ट को फैक्ट्री ओवरहेड मानना चाहिए, तो ये इसका आंसर होगा। अगर एबनॉर्मल, यहाँ पे निष्क्रिय समय आया और सामान्य आया, सामान्य वर्ड आया इसलिए फैक्ट्री ओवरहेड आया। अगर निष्क्रिय समय असामान्य होता तो फिर इसका आंसर होता कॉस्टिंग P&L।
अगर एबनॉर्मल टाइम वेस्टेज है, जैसे मशीन टूट गई, लाइट चली गई, कुछ और हो गया, ऐसा जो एबनॉर्मल है, तो उस केस में फिर ये कॉस्टिंग पी एंड एल में एक्सेप्शनल आइटम की तरह जाता। ठीक है। दो पासों को एक बार फेंकने पे कम से कम 10 का योग आने की क्या प्रायिकता है? देखिए लैंग्वेज समझिए। कभी कभी तो आप कहते हो दो पासों का फेंकने पर 10 का योग। पहले तो मुझे बताओ, दो पासे फेंक के कोई 10 का योग ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। अगर आपको 10 का टोटल चाहिए तो आप पहले पासे पे 5 और दूसरे पासे पे 5 गिर जाए तो काम हो जावे, एक पे 4 और एक पे 6 गिर जावे तो काम हो जावे, एक पे छक्का एक पे चौवा गिर जाए तो भी काम हो जावे। अच्छा सर 7 और 3 गिर जाए तो 7 और 3 वाला पासा अपने पास तो नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा। तो ये तो हुआ। अगर पूछता कि 10 का टोटल आने की क्या प्रायिकता है तो आपका आंसर 3/36 होता। लेकिन आप चाहते हो आपका टोटल कम से कम 10 हो। कम से कम 10 का मतलब आपको 11 का टोटल भी चलेगा। जैसे आप शर्त लगा रहे हो, आप जुआरी हो, मान लीजिए, ऐसे सोच लो, आप जुआरी हो, आप शर्त लगा रहे हो कि मैं कम से कम 10 का टोटल लाऊंगा, तो 10 का टोटल लाऊंगा, 11 का भी आ जाएगा, 12 का भी आ जाएगा। ये ठीक वही बात है कि कोई बच्चा कहे मैं कम से कम 80% लाऊंगा, तो 80 ले आए, 81 ले आए, 100 तक ले आए, वो सब उसके फेवरेबल चांसेस हो गए। तो 11 का टोटल भी लाएगा तो भी वो जीतेगा, और अगर वो 12 का टोटल भी ले आता है तो वो जीतेगा। तो 1 2 3 4 5 6 केस आपके फेवर में हैं। एक पासा आपको 6 रिजल्ट देता है और दो पासे आपको 36 रिजल्ट देते हैं। तो 36 तरह की संभावनाएं बनती है। जब दो पासे आप फेंकते हैं तो 36 तरह के रिजल्ट या आउटकम्स आ सकते हैं। और ऐसे में जो आप चाह रहे हो कि भाई मैं कम से कम 10 का टोटल ला सकता हूँ, ऐसे 6 केसेस बनते हैं। तो इसका आंसर 1/6 है। 6/36 भी ऑप्शन हो सकता था, 1/6 क्लियरली गिवन है, ये आंसर होगा। यस। नेक्स्ट, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे आप समझ लीजिए सीधा। जब आपने 1000 इकाइयाँ बनाई तो आपका 6000 का खर्चा आया, और जब आपने 1200 इकाइयाँ बनाई तो 6800 रुपये का खर्चा आया। तो कोई खर्चा बोलेगा सर खर्चा चेंज हो गया, ये वेरिएबल है। वेरिएबल उस चीज़ को बोलते हैं, जैसे मैं आपको लॉजिकली बताऊँ, आपका प्रोडक्शन 20% बढ़ा है, तो अगर ये खर्चा 20% बढ़ जाता, अगर ये खर्चा प्योरली 20% बढ़ जाता तो ये वेरिएबल है। तो अब बात समझो लॉजिकली, ये खर्चा 6 से 6 नहीं रहा, 6000 पे रहता तो मैं बोलता फिक्स है, और 6000 में 20% चेंज होकर बाय द वे 7200 हो जाता तो मैं बोलता वेरिएबल है। लेकिन ये तो आधा पागल हो गया, सेमी वेरिएबल है ना, इसको बोलते हैं ना, न पूरा पागल है न सही है, तो ये सेमी वेरिएबल है। सेमी वेरिएबल में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है VCPU, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। इसका फॉर्मूला है चेंज इन ओवरहेड अपॉन चेंज इन यूनिट्स। आप यूनिट्स, आपके देखो यूनिट्स में बदलाव कितना आया 200, और आपके एक्सपेंस में बदलाव कितना आया 800, तो आपका 4 रुपये पर यूनिट ये खर्चा हो गया VCPU, 4 रुपये पर यूनिट ये हो गया आपका वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं आपको बताता हूँ इस 1000 के बारे में। इस 1000 रुपये पे 4 रुपये के हिसाब से 4000 का वेरिएबल कॉस्ट रहा होगा, और बाकी का जो 2000 आप देख रहे हो वो फिक्स कॉस्ट रहा होगा, क्योंकि टोटल खर्चा आप 6000 देख पा रहे हो। और मैं ये भी बताता हूँ कि जब 1200 इकाइयाँ रही होगी तो 1200 इकाइयों पे 4800 का खर्चा वेरिएबल रहा होगा, और बाकी का 2000 का खर्चा फिक्स रहा होगा। तो इसने अब आपसे दो चीज़ें पूछ सकता है, या तो फिक्स कॉस्ट पूछेगा या वेरिएबल कॉस्ट पूछेगा। इसने फिक्स्ड ओवरहेड पूछा है विच इज़ 2000 इन ईच केस, 2000 रुपये इस क्वेश्चन का फिक्स्ड ओवरहेड है। ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी ने गलत तरीके से डिलीट किया। इसमें लिखा था कि पेबैक पीरियड मेथड का कौन सा फीचर नहीं है। मैं थोड़ा आपको बताऊं, पेबैक पीरियड मेथड में हम कुछ पैसा लगाते हैं। सपोज करो एक बच्चे ने सीए की पढ़ाई पर, मान लेते हैं सीए की पढ़ाई पर 2 लाख रुपए लगाया, ठीक है, किसी मशीन पे 2 लाख रुपए लगाया, और ये भी मान लेते हैं कि वो 50,000 रुपये हर साल कमाएगा, मान लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उसका पैसा 4 साल में वसूल हो जाएगा। इसको बोलते हैं पे बैक पीरियड, कि आपने कितना पैसा लगाया, वो पैसा है ना, आपको हर साल कितना इनफ्लो आएगा। तो 2 लाख रुपए लगाया, 50,000 रुपये हर साल आ जाएगा, तो आपका 4 साल में पैसा कवर हो जाएगा। अब पॉइंट देखिए, इट इज़ अ सिंपल मेथड ऑफ कॉस्ट रिकवरी। ये बिल्कुल सिंपली कॉस्ट जो लगाई है उसको रिकवर करने का मेथड है, ये बात ट्रू है। इसमें लिखा है यह परियोजना की लाभदायकता पर विचार करती है, यह परियोजना की लाभदायक पर विचार करती है, तो इसमें लाभदायकता पर विचार नहीं किया जाता।
ठीक है, ओके। यानी इस मेथड में प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा मेरे को जो समझ में आ गया, इस क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ था, ओके 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 ओके। इस मेथड में प्रॉफिटेबिलिटी पे विचार नहीं किया जाता, इसमें लिखा हुआ है विचार किया जाता है, तो ये बात क्या हो गई, नहीं हो गई, ये गलत लिखी हुई है। यह एक सेकेंड है ना, यह मुद्रा के समय मूल्य पर विचार नहीं करती, ये बात भी ट्रू है। ये मुद्रा के समय मूल्य पर विचार नहीं करती, ये बात भी ट्रू है। यह परियोजना से संबद्ध जोखिम पे विचार नहीं करती, ये भी ट्रू है। ओके ओके, तो ठीक है। देखो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, इसका आंसर बी होना चाहिए था। हाँ, यहाँ मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ इसका आंसर बी होना चाहिए था। और ये मेरे को अच्छे से ध्यान है, ये एक बार यूजीसी नेट के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, वे बाय हैंड 2010 या 12 के आसपास, बट ठीक है, आरपीएससी ने गलत तरीके से डिलीट किया है। चलो, इसके बाद है एन ऑडिटर इज अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हाउंड, दिस स्टेटमेंट रिलेट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग केस। एक बहुत ही फेमस जजमेंट आया था किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में, उसमें जज साहब ने कहा था कि ऑडिटर को अपना काम समझना चाहिए, वो एक शिकारी कुत्ता नहीं है, वो जिस संस्था की ऑडिट कर रहा है उसके लिए वो एक रखवाली करने वाला कुत्ता है। कुत्ता वर्ड पे मत जाइए, मतलब आप अपनी ड्यूटी को समझिए कि ऑडिटर को ये करना चाहिए कि फ्रॉड को रोके, एरर्स को पकड़े, गबन घपले ना होने दें, हुए हैं तो उनको ट्रेस करने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सामने वाले को चीर फाड़ दे, या सामने वाले को जिसकी वो ऑडिट कर रहा है उसको चोर समझ ले, या बहुत घुस घुस के, या सामने वाले क्लाइंट पे या जिसकी आप ऑडिट कर रहे हैं, ऑडिटी बोलते हैं उसको, उस पर बेवजह शक कर रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ऑडिटर को। तो ऑडिटर एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है। ये किंगस्टन कॉटन मिल्स केस में कहा गया था। ये बाकी भी बहुत फेमस केसेस हैं, ठीक है। इसके बाद है व्यवसाय के किस संगठन में सामान्यतः दायित्व सीमित होता है। तो सोल ट्रेडर जो होता है उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी जो कर्ता होता है उसके अंदर एक्चुअली कर्ता होते हैं और सदस्य होते हैं। तो जो कर्ता होता है उसका कर्ता ही बोलते हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। और जो कंपनी होती है, कंपनी में सामान्यतः लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो अगर मैंने किसी कंपनी के मान लीजिए 1000 शेयर खरीदे 10 रुपये वाले, यानी मैंने 1000 शेयर सब्सक्राइब किए, तो मेरी लाइबिलिटी 10,000 रुपये तक है। कंपनी फ्रॉड के केस में बस फंस जाए, कंपनी में करोड़ों का कर्जा हो जाए, तो उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी लाइबिलिटी केवल, मैंने उस कंपनी के 1000 शेयर खरीदे हैं तो मेरी लाइबिलिटी 10,000 रुपये तक सीमित है। लेकिन अगर मैंने एक दुकान खोली और मेरा प्रोडक्ट खा के मान लीजिए कोई बीमार पड़ गया या मर ही गया और 50 लाख रुपए देने हैं, तो हो सकता है मैंने उसको केवल 200 रुपये की चीज़ बेची हो, लेकिन अगर 50 लाख रुपए का दायित्व आ गया तो वो दायित्व मुझे चुकाना पड़ेगा, पहले बिजनेस के एसेट से, नहीं तो फिर घर के एसेट्स बेच के भी, इन तीनों ही मामलों में। तो बाकी सारे केसेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। कंपनी के अंदर जो ओनर्स होते हैं, जो कि शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लाइबिलिटीज लिमिटेड होती है जनरली, ठीक है। नेक्स्ट, विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉम्प्लिकेटेड एंड एक्सपेंसिव। तो कंपनी क्रिएट करने में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। सोल प्रोप्राइटरशिप तो आपका मन किया बहुत आराम से खुल जाता है, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। दुकान खरीदो, रात को कई लोग तो अवैध कैबिन लगा लेते हैं और दुकान शुरू हो जाती है, ठीक है। एकाकी व्यापारी, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इन सब में व्यापार शुरू करना रिलेटिवली आसान है। कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, आपको MOA बनाना है, AOA बनाना है, प्रॉस्पेक्टस इशू करना है, अंडरराइटर से बात करनी है, बैंक से बात करनी है, और भी 50 तरह की फॉर्मेलिटीज़ हैं, ऑडिटर्स अपॉइंट करने हैं। तो इसके अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है। अगर आपको बड़ी गेम खेलनी है तो कंपनी चाहिए, लेकिन उसको बनाना एक कॉम्प्लिकेटेड है, एक्सपेंसिव है, बहुत लोगों की सेवाएं लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद है पॉलिसी फॉर्मुलेशन इज़ द फंक्शन ऑफ। पॉलिसी का निर्माण कौन करता है। तो पॉलिसी का निर्माण टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है, पक्की बात है। देखिए जैसे एक दवा की कंपनी है ना, एक दवाई कंपनी है। अब दवाई उनको बेचनी है, उसके बहुत तरीके हो सकते हैं। आप अपनी क्वालिटी अच्छी रखो, रेट कम रखो, या क्वालिटी अच्छी रखो, रेट ज़्यादा रखो, या क्वालिटी सो रखो और डॉक्टर्स को कमीशन दो, MR जो होते हैं बेचने वाले एजेंट्स हैं उनको कमीशन दो। तो इनमें से एक कोई ना कोई पॉलिसी लेनी होती है। अच्छा बुरा मैं नहीं कहता कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है कौन सी बुरी है, लेकिन पॉलिसी, कंपनी की पॉलिसी क्या होगी ये तो फिर टॉप लेवल ही
सोचेगा ना। बाकी जो ऑपरेशनल लेवल या लो लेवल या मिडिल लेवल है वो तो आपकी बात को फॉलो करेगा जो आपने सोच रखा है, ठीक है। तो टॉप लेवल का काम है। इसके बाद है विच इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। आसान, प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है। प्लानिंग होता है, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग होता है, उसके बाद स्टाफिंग होता है, डायरेक्शन होता है, कंट्रोल होता है। तो कॉपरेशन, कभी कॉपरेशन दे देगा, कभी कोऑर्डिनेशन दे देगा, कम्युनिकेशन दे देगा। कम्युनिकेशन वैसे डायरेक्शन के अंदर ही आता है, बट कॉपरेशन अलग से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो इसका आंसर है सहयोग की ज़रूरत होती है पर ये प्रबंध का कार्य नहीं है, ठीक है। इसके बाद है अदत्त विक्रेता को माल को पुनः विक्रय का अधिकार होता है। कौन सा चैप्टर से है सर? ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से है। उसके अंदर आपका जो लास्ट चैप्टर होता है क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट में अगर, हालांकि इन्होंने अदत्त विक्रेता बोला है तो ये क्वेश्चन सच बताऊं तो उन्होंने सेल ऑफ गुड्स एक्ट से दे दिया, पर चलो मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ। अगर क्वेजी कॉन्ट्रैक्ट वाला चैप्टर माने, अर्ध अनुबंध माने, तो उसमें मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसको कोई खोई हुई वस्तु मिल गई, तो इसका काम है, इसका ये काम है जिसको मिली है कि वो वास्तविक मालिक को ढूंढने का प्रयास करे, उस तक वस्तु पहुंचाने का कोशिश करे। लेकिन उसे ये कहा गया है कि अगर वो मालिक को ढूंढने में 2/3 राशि खर्च कर चुका है तो उसके बाद वो उस चीज़ को बेच सकता है। इसी तरह अगर वस्तु नाशवान प्रकृति की हो तो वो उसे बेचने का अधिकार रखता है। पर मैं फिर भी बता दूं, ये जो पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वैसे ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। हमारे कोर्स में वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 था। कभी कभी सेल ऑफ गुड्स एक्ट की धाराएं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हुआ करती थी, लेकिन अब उसके लिए एक सेपरेट एक्ट है। तो ठीक है, अदत्त विक्रेता माल को रीसेल कर सकता है। अदत्त विक्रेता किसको बोलते हैं? जिसको पेमेंट नहीं मिला है। मान लो मैंने किसी को माल बेचा और उसने मुझे पेमेंट नहीं किया, अगर वो माल किसी तरह से मेरे कब्जे में आ गया, किसी तरह से मतलब लीगली मेरे कब्जे में आ गया, तो मैं उसको रीसेल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ग्राउंड है, एक बहाना है कि वो माल नाशवान है, नहीं बेचूंगा तो ख़राब हो जाएगा। तो ये ए सही है, ठीक है, ठीक है। हु कैन एंटर इनटू अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? माइनर अनुबंध नहीं कर सकता। दिवालिया व्यक्ति दिवालिया घोषित होने के बाद अनुबंध नहीं कर सकता। मेंटली रिटार्डेड पर्सन, जो दिमागी रूप से हिला हुआ है व्यक्ति है, वो भी अनसाउंड माइंड का है, तो इसलिए वो अनुबंध नहीं कर सकता। हाँ, अगर एक वयस्क पति पत्नी है वो अनुबंध करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट, टेन्योर ऑफ अ मेंबर ऑफ नेशनल कमीशन अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ये 2019 लिखा हुआ नहीं था पेपर में, क्योंकि उस समय जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो CPA 1986 चल रहा था और 2019 आने की दहलीज पे था, पर CPA 1986 चल रहा था। क्योंकि एग्ज़ाम चूंकि 2020 में हुआ तो तब तक इसके लागू होने की सुगबुगाहट शुरू हो गई, तो बड़ा कन्फ्यूज़न सा हुआ। अभी मैं इस क्वेश्चन को आज की तारीख में CPA 2019 के हिसाब से सॉल्व करा रहा हूँ। इसे आप यूँ समझिए, ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये है स्टेट लेवल और ये है आपका नेशनल लेवल, ठीक है। एक होता है मेंबर, एक होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। मेंबर के लिए है 465, प्रेसिडेंट के लिए भी है 465। स्टेट के अंदर मेंबर के लिए है 465 और आपके प्रेसिडेंट के लिए है 467। नेशनल में है 567 और इसके बाद है 570। कि सर क्या? आगे वाला जो लिखा है वो है टेन्योर, यानी अगर मैं इसके लिए बताऊं, इसके कि राष्ट्रीय आयोग का सदस्य 5 साल तक अपनी पोस्ट पे रहेगा, 5 साल तक अपनी पोस्ट पे रहेगा, या 67 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक अपनी पोस्ट पे रहेगा, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। और अगर राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष कहें तो 5 साल तक अपनी पोस्ट पे रहेगा या 70 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपनी पोस्ट पे रहेगा, दोनों में से जो जल्दी हो, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा, मैंने अगले पन्ने पे वैसे दे दिया है इसको, ठीक है, उस हिसाब से चेंज कर दिया। ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसके बाद है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन प्रिंसिपल अप्लाइज इन कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस। अपवाद द्वारा प्रबंध का मतलब होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो डे टू डे मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। जो रोज़मर्रा के मामले हैं उसको लो लेवल या मिडिल लेवल ही सल्टाएगा। पर अगर कोई क्राइसिस आ जाएगा, कोई संकट आ जाएगा, कोई विशिष्ट परिस्थिति आ जाएगी, तो टॉप मैनेजमेंट दखल अंदाजी करेगा। इसी को बोलते हैं अपवाद द्वारा प्रबंधन। देखिए, जो जनरल रूल होता है उससे हट के जो रूल होता है उसको बोलते हैं अपवाद द्वारा प्रबंधन। तो ऐसे यूं एक कहानी की तरह मान लो कि अगर 100 दिन काम करना है तो 100 दिन में से 99 दिन नीचे के लेवल वाले ही मामला सल्टाते रहेंगे, लेकिन किसी दिन कुछ विशिष्ट हुआ तो उस 100वें दिन टॉप मैनेजमेंट उसके अंदर दखल अंदाजी करेगा। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन अप्लाइज इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस।
इसके बाद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से क्या गलत है। विज्ञापन कीमतों को बढ़ाता है, इसे मैं सत्य या असत्य दोनों ही तरीके से साबित कर सकता हूँ, ठीक है, अभी इस पर नहीं आते। विज्ञापन से व्यवसाय और लाभ में वृद्धि नहीं होती, ये तो गलत है। देखो विज्ञापन होता है तो नो डाउट आपका बिजनेस बढ़ता है, आपका प्रॉफिट बढ़ता है, तो ये जो लिखा था इन्होंने फॉल्स है। विज्ञापन झूठे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। विज्ञापन फिजूल खर्ची को बढ़ावा देता है, क्योंकि विज्ञापन क्या होता है, कस्टमर को उकसाता है, उसको उसकी क्रय भावनाओं को जगाता है, तो वो वाकई में फिजूल खर्ची करने लग जाता है, तो ये ट्रू है, ठीक है। विज्ञापन कीमतों को बढ़ाता है, एक बार के लिए आप कहोगे हाँ सर सही है, क्योंकि विज्ञापन करने से आपकी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बढ़ेगी, तो ऑब्वियस सी बात है आपकी टोटल कॉस्ट में वो ऐड होगा, ठीक है, और टोटल कॉस्ट में ऐड होगा, फिर आप उसके अंदर प्रॉफिट जोड़ोगे तो सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा, तो ट्रू है। अभी मैं इसको फॉल्स साबित करने में नहीं लगा हुआ हूँ, क्योंकि ये क्लियर कट फॉल्स है, तो बस क्लियर कट फॉल्स ही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द फेयोल एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली। फेयोल का एक सिद्धांत है, आदेश की एकता का सिद्धांत, वो कहते हैं कि जो नीचे जूनियर होते हैं, अगर मान लीजिए B1 है यानी बॉस 1 और ये एक B2 है बॉस 2, इससे अगर ऑर्डर मिलना है तो या तो इसे B1 से मिलना चाहिए या B2 से मिलना चाहिए, एक समय में दोनों से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो ये कन्फ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी बात सुनूं, किसकी नहीं सुनूं, किसकी पहले सुनूं, किसकी बाद में सुनूं, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। इसलिए आदेश की एकता का सिद्धांत कहता है कि एक व्यक्ति को केवल एक ही अधिकारी से आदेश मिलने चाहिए, ठीक है। चलो अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड, ये एक्ट कब लागू हुआ, तो ये क्वेश्चन के जो सारे ऑप्शन थे वो गलत थे। एक्चुअली क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो अधिसूचना जारी हुई थी वो 25 अप्रैल 1872 को जारी हुई थी, और जो ये लागू हुआ था ये 1 सितंबर 1872 से हुआ था। तो इसमें 25 अप्रैल ऑप्शन तो था, पर इसमें लैंग्वेज ये थी कि इम्प्लीमेंट कब से हुआ, क्यों, तो इम्प्लीमेंट देना था, तो फिर इनको 1 सितंबर फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872, तो उनको ये देना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन राइटली डिलीटेड है, बिल्कुल सही है। आप दोनों तारीखें याद कर लीजिए, 25 अप्रैल 1872 को अधिसूचित किया गया, ये 1872 का 9वां अधिनियम था, और 1 सितंबर 1872 को ये पूरे देश में लागू हो गया। पहले उस समय ऑब्वियस ही बात है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था, और उसके बाद अब वो जब से अनुच्छेद हटा लिया गया है, तो फिर आपका अब ये पूरे देश में लागू होता है। होपफुली आपको वीडियो सही लगा होगा और काम का रहा होगा, ठीक है। एग्ज़ाम है, तैयारी करो, चलो बाय।